जो लोग कहते हैं कि मीडिया दबाव में है और वो बैलेंस रिपोर्टिंग नहीं करता, उनको मैं एक ही बात बोलूंगा, आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़िए, आपका ये भ्रम दूर हो जाएगा। मेरा इंटरेस्ट ब्रोकिंग इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में था, मीडिया में नहीं था। उस टाइम मेरा इंटरेस्ट ये था कि चलो अगर ईटी में जॉब मिल जाएगी तो मैं आईटीओ आ जाऊंगा और ओके। सारे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और ब्रोकिंग आउटलेट्स जो थी वो कैनॉट प्लेस में होती थी, तो वहां से निकल के इंटरव्यू देने में आसानी होगी। तो ये मेरी इंटेंशन थी। टाइम्स में अगर आप सेलू नहीं हो, आपको सेल्स नहीं आती, तो आपका ग्रोथ नहीं है। तो ये रियलिटी के इफ यू हैव अ गुड प्रोडक्ट बट इट इज नॉट मेकिंग मनी एंड द फैक्ट दैट इफ यू डोंट नो हाउ टू सेल यू कैन नॉट ग्रो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जैसे अभी आप इंडियन एक्सप्रेस डिजिटल के सीईओ है, तो आपने काफी एक्सपीरियंस आपका रहा होगा जर्नलिज्म में, न्यूज मीडिया में। अब तक ओवरऑल आपकी जर्नी जो रही होगी, बट आप इस इंडस्ट्री में घुसे कैसे? आपका क्या इंटरेस्ट था? मतलब आपके लिए क्या आपकी इनिशियल जर्नी कैसे रही है टू द पॉइंट कि आप इस इंडस्ट्री में घुसे? तो अगर उसके बारे में थोड़ा आप बताना चाहें। So Vineet, first of all, thank you for inviting me to this forum. और आपका जो पहला सवाल है मेरे को लगभग 31 साल पहले ले जाता है, जब मैं मीडिया में पहली बार आया था। मुझे आज भी याद है, 1 अक्टूबर 1994 को मैंने इकोनॉमिक टाइम्स ज्वाइन किया था। एक्चुअली मेरा मीडिया में आने का कोई विचार नहीं था, हमारे परिवार में भी कोई मीडिया में नहीं था और ऐसा कोई इंटरेस्ट भी नहीं था। मैंने अपनी इंजीनियरिंग की थी इलेक्ट्रॉनिक्स में और उसके बाद मैं 1 साल काम किया, फिर मेरे को फाइनेंस किया एमबीए में। और मेरा इंटरेस्ट जो था वो बेसिकली इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और ब्रोकिंग और फाइनेंशियल मार्केट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो मैं उधर जाना चाहता था। जो मेरी कैंपस प्लेसमेंट भी हुई थी उषा ग्रुप में, उन्होंने मुझे कहा था कि आप 3 महीने पहले कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करेंगे, फिर हमारी ब्रोकिंग और रिसर्च डिविजन है, हम आपको वहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। पर 3 महीने बाद उनके इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीजन में एक वैकेंसी खाली हुई और उसके लिए उन्हें इंजीनियर एमबीए फाइनेंस प्रोफाइल चाहिए थी, तो उन्होंने मुझे बॉम्बे भेजने की बजाय फरीदाबाद भेज दिया। फिर जब फरीदाबाद भेजा तो मेरे को लगा यार ये तो मैं गलत जगह आ गया, मतलब प्लांट में भेज दिया था, वहाँ पे फैक्ट्री थी, चिप्स बनती थी। ओके। आई मीन मेरी एजुकेशन बैकग्राउंड से रेलिवेंट था पर मेरे इंटरेस्ट से रेलिवेंट नहीं था। तो उसी गॉट इट। दौरान इकोनॉमिक टाइम्स की एक ऐड निकली कि हम एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं और उसके लिए हम एमबीए फाइनेंस और चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट प्रोफेशनल्स ढूंढ रहे हैं। तो मैंने उसमें अप्लाई कर दिया और अप्लाई किया तो हमारे घर में मेरे पिताजी मेरे दादाजी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते थे, तो हमारे घर में वो आज तो नहीं आती लेकिन तब एनुअल रिपोर्ट्स और बैलेंस शीट्स कंपनीज की आती थी, तो मेरे को उनको देखने का शौक था। तो मैं देखता रहता था, थोड़ा बहुत स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट था क्योंकि पिताजी का पोर्टफोलियो था, मेरे दादाजी का भी पोर्टफोलियो था। तो जब इकोनॉमिक टाइम्स के इंटरव्यू के लिए गया तो उन्होंने बोला आपको इकोनॉमिक टाइम्स पेपर कैसा लगता है? तो मैंने बोला आप बाकी चीजें तो अच्छी करते हैं, कॉर्पोरेट कवरेज और मार्केटिंग और ब्रांड और ये सब, लेकिन आपकी स्टॉक मार्केट कवरेज में स्टॉक प्राइसेस के अलावा और कुछ नहीं होता, आपको ये चीजें नहीं करते आप। तो मैं बहुत सीरियसली नहीं गया था उस इंटरव्यू के लिए, बिकॉज एज आई सेड मेरा इंटरेस्ट ब्रोकिंग इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में था, मीडिया में नहीं था। उस टाइम मेरा इंटरेस्ट ये था कि चलो अगर ईटी में जॉब मिल जाएगी तो मैं आईटीओ आ जाऊंगा और ओके। सारे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और ब्रोकिंग आउटलेट्स जो थी वो कैनॉट प्लेस में होती थी, तो वहां से निकल के इंटरव्यू देने में आसानी होगी। तो ये मेरी इंटेंशन थी। तो ठीक। क्योंकि मैं सीरियस नहीं था इसलिए मैंने बेझिझक होके जो मेरे मन में था मैंने बोल दिया। तो उनको गॉट वो इट। बात बहुत सही लगी, बिकॉज उनका नया जो प्रोडक्ट वो प्लान कर रहे थे वो उसी कमी को एड्रेस करने के लिए कर रहे थे। उस प्रोडक्ट का नाम था इन्वेस्टर्स गाइड और ओके। बेसिकली वो अमेरिका में वॉल स्ट्रीट जर्नल का प्रोडक्ट है बैरेंस, उसकी लाइंस के ऊपर कंसेप्चुलाइज की गई थी, जो कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स और स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टमेंट्स को लेकर फोकस करेगी। वहां से मेरे को ऑफर आ गया और मैंने तो अपनी वही इंटेंशन से कि चलो यहाँ से कैनॉट प्लेस पास पड़ेगा इंटरव्यू देने के लिए, तो ज्वाइन कर ली। ओके। ज्वाइन किया तो धीरे धीरे काम में मजा आने लगा। लगा यार ये तो काम तो वही है, सिर्फ सेक्टर अलग है। आप और आपको एक्सेस मिल रहा था बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओ से, लीडरशिप से। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कर्व होता है जो तो वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कर्व आपको बहुत जल्दी अचीव हो जाता है मीडिया में, क्योंकि जब आप इन लोगों से मिलते हैं तो आपकी लर्निंग बिल्कुल टॉप लीडरशिप से हो रही है। और गॉट इट। 1994 में आपके ना कोई टीवी होता था, ना डिजिटल होता था, ना इंटरनेट होता था, ना पॉडकास्ट होते थे।
तो उस जमाने में ईटी का बहुत ज्यादा क्लाउड था। तो गॉट मैं इट। बाद में 5-7 साल पहले लोगों से जोक किया करता था कि उस जमाने में बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ के साथ मैं उतना टाइम बिताता था जितना मैं इकोनॉमिक टाइम के बिजनेस हेड होने के बाद अपने सीईओ के साथ शायद नहीं बिताता था। तो ओके। ये पावर था मीडिया का। और आई थिंक दैट पावर वाज एंड दैट एक्सेस टू द टॉप लीडरशिप अक्रॉस कंपनीज एंड सेक्टर्स गॉट मी एक्साइटेड, सो गॉट दैट्स इट, हाउ आई गॉट गॉट इट। इनटू मीडिया। सो आपकी जैसे आपने इनिशियली जब एंटर की होगी, ऑब्वियसली आप एक सीईओ पोजीशन पे नहीं पहुंचे थे, तो आपका इंडियन एक्सप्रेस के जब डिजिटल पोजीशन पे है अभी एज ए सीईओ, ये जर्नी कैसे रही, लाइक हाउ यू अराइव टू दैट पोजीशन? और इसमें आपने इंडियन एक्सप्रेस को और उससे प्रीवियसली आपने जिन भी मीडिया हाउसेस के साथ काम किया है, तो उसमें आपका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है? आपने उनको इवॉल्व करने में कैसे हेल्प करी है टिल बीइंग इन इंडियन एक्सप्रेस नाउ? So I started, as I said, with Investors Guide, and my stint there was for almost 6 years. So almost 99, 94 से 99 तक मैं इन्वेस्टर्स गाइड में था, जो कि एक प्रिंट प्रोडक्ट था। और उसमें मैंने म्यूचुअल फंड्स और पर्सनल फाइनेंस में स्पेशलाइज किया था। उस जमाने में डेटा बहुत मुश्किल से मिलता था। आज तो आप गूगल पे जाइए और अब एआई इंजन में जाइए तो आप खट से सवाल पूछिए, आपको हर चीज़ मिल जाती है। उस जमाने में हमारे को म्यूचुअल फंड्स की एनएवीज फैक्स के द्वारा आती थी, पोस्ट से आती थी, फिर हम उसको कंपाइल करते थे और फिर उसको छापते थे। तो इंफॉर्मेशन वाज वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रेट एक्सेस टू डेटा वाज द लिमिटिंग फैक्टर। टुडे यू हैव ओवर अबंडेंस ऑफ डेटा, सिफ्टिंग थ्रू दैट एंड फाइंडिंग द रेलेवेंट डेटा वाज अ चैलेंज टिल अबाउट 2 years ago। अभी एआई और जीपीटी के साथ वो भी सॉल्व हो गया है। तो उस जमाने में तो मैंने सबसे पहले वहां पे डेटाबेस बनाया, क्योंकि अगर मेरे पास डेटा है और वो डेटा स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज्ड है तो मैं उसके ऊपर रिसर्च कर सकता हूँ। तो आई वाज द गॉट इट। फर्स्ट वन इन ईटी टू क्रिएट अ इंटरनल डेटा बैंक वेयर वी क्रिएटेड अ स्ट्रक्चर्ड वे ऑफ कलेक्टिंग डेटा अबाउट म्यूचुअल फंड स्कीम्स। जैसे आज वैल्यू रिसर्च करता है, तो हमने उसके पैरेलल ओके। एक पूरा सेटअप क्रिएट किया था। और उसके बेसिस पे मेरी एबिलिटी टू डू स्टोरीज बहुत इंप्रूव हो गई। इनफैक्ट मैंने 99 में जब यूनिट 64 की प्रॉब्लम आई थी, तो बिकॉज आई हैड ऑल द हिस्टोरिक डेटा नॉट ओनली ऑफ एनएवीज बट ऑफ इवन एनुअल रिजल्ट्स ऑफ यूटीआई स्कीम्स। उस टाइम कोई नहीं देखता था म्यूचुअल फंड की एनुअल रिपोर्ट्स। मैं क्योंकि एक अपने आप को एनालिस्ट समझता था, तो मैं उसको भी ढंग से देखता था। तो उसके बेसिस पे मैंने यूनिट 64 का क्राइसिस प्रिडिक्ट किया था जुलाई 99 में। और ओके। उसके बाद उसका अक्टूबर में वो क्राइसिस प्ले आउट हो गया। सो आई थिंक दैट इज द पावर ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन दैट वाज अवेलेबल देन। सो 99 तक जर्नी मेरी ऐसे चली। और क्योंकि मैं डेटाबेस वगैरह बनाता था और टेक्नोलॉजी में थोड़ा कंफर्टेबल था, आई वाज among the team of 14 people, I was one of the 2 engineers out there. तो ओके। जब इंटरनेट शुरू हुआ तो कॉर्पोरेट ऑफिस से somebody who was leading the internet initiative came to my boss. सो उस टाइम राजेश सानी होते थे इंटरनेट टाइम्स इंटरनेट में, और ओके। पुनीत जैन होते थे मेरे बॉस इन्वेस्टर्स गाइड में। तो वो उनके पास आए, उन्होंने कहा हमें इकोनॉमिक टाइम्स का डिजिटल एडिशन लॉन्च करना है, तो उसमें हमें मार्केट्स और ये फाइनेंशियल डेटा वगैरह भी डालना है। तो उसके लिए आप बताइए आपकी टीम हमें कैसे सपोर्ट कर सकती है। तो मेरे बॉस ने, पुनीत ने, मेरा नाम रिकमेंड कर दिया। उन्होंने कहा यही बंदा है जो कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर समझता है, क्योंकि उनको इंटरनेट में यही समझ आया कि ये कुछ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड चीज है। तो उन्होंने मेरे को आगे रिकमेंड कर दिया। ओके। तो दैट वाज माय फर्स्ट ब्रश। तो हमारा थोड़ी ट्रेनिंग वेनिंग हुई, हमें एचटीएमएल सिखाया गया, हमें ओरेकल का डेटाबेस के ऊपर कोर्स कराया गया, क्रैश कोर्स कराया गया। फिर हमने वहाँ पे डेटाबेस बनाना शुरू किया, स्टॉक एक्सचेंजेस से बात की डेटा फीड लेके डेटा डिस्प्ले करने के लिए। तो फिर मुझे इंटरेस्ट आया, बिकॉज अब सडनली मेरा जो इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड था, मेरा जो फाइनेंस का बैकग्राउंड था, मेरा जो जर्नलिज्म का बैकग्राउंड था पिछले 6 सालों का, वो सारा का ओके। सारा इंटरनेट में आके मुझे इकट्ठे काम में आने आता हुआ नजर आया। तो ऑलमोस्ट 8-9 महीने मैं अपना प्रिंट का काम भी करता रहा और डिजिटल का काम भी करता रहा। लगभग सुबह 7 बजे हम ऑफिस पहुंच जाते थे, रात को 12 बजे तक ऑफिस में रहते थे, क्योंकि वो डेवलपमेंट फेज था और एक्साइटमेंट भी थी बहुत। इट वाज द टाइम व्हेन द फर्स्ट इंटरनेट बबल वाज बिल्डिंग अप। जैसे आज एआई का बबल यस, बिल्ड यस। अप कर रहा है, तब इंटरनेट का बबल बिल्ड कर रहा था। तो हमें बोला गया कि यूएस में आई थिंक
किसी कंपनी की वैल्यूएशन हुई थी $10 मिलियन की, तो हमने जब अपना पोर्टल लॉन्च किया तो मुझे याद है राजेश सानी ने जाके एमडी को बोला था, सर हमने $10 मिलियन की वैल्यूएशन क्रिएट कर दी आपके लिए। तो पर थी उस जमाने में वो होता था कि आप कुछ बनाते थे और अगर आप डिजिटली कुछ भी बना रहे हो तो उसकी आपको वैल्यू मिल जाती थी. There was this kind of a euphoria, I'll say. Khair, anyways, the bubble happened and things came back to normal. They actually became very depressing. Uh, then the downsizing happened because we had expanded massively during that period. So thoda sa downsizing hui. That was the first downsizing exercise where I had to let go of a team that I had created. So it was a very painful experience. I still feel the pain of the first time I had to pick people from my team and let them go. But ज़रूरी था करना to save the others. वो किया. उसके बाद मुझे समझ में आया कि बनाने से कुछ नहीं होता, आपको पैसा कमाना आना चाहिए. और बेनेट में मेरा एक और मित्र था, वो कॉर्पोरेट में था, तो उसने एक बारी मुझे बहुत पहले बात बोली थी कि टाइम्स में अगर आप सेलू नहीं हो, आपको सेल्स नहीं आती, तो आपका ग्रोथ नहीं है. तो ये रियलिटी के if your business, if you have a good product but it is not making money, and the fact that if you don't know how to sell, you cannot grow. I think ये दोनों चीजें मेरे दिमाग में ना उस टाइम एकदम चमकी और फिर मैं सेल्स टीम के साथ बिजनेस डेवलपमेंट में घुस गया. हमने बड़ी सारी इनोवेशंस की. हमने बजाज इंश्योरेंस के साथ सबसे पहला प्रोडक्ट लॉन्च किया जो एनआरआई, क्योंकि Y2K की बात है ये, जब Y2K चल रहा था तो बहुत इंडिया से बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर यूएस में गए थे. तो ऑल दीज पीपल फेल्ट गिल्टी अबाउट देयर पेरेंट्स कि उनके पेरेंट्स यहाँ पे हैं. प्राइवेट इंश्योरेंस सेक्टर तो खुला ही था. और उस टाइम पे हमारी वेबसाइट्स के ऊपर ऑलमोस्ट 30-40% ट्रैफिक जो आता था वो एनआरआईज का आता था, क्योंकि इंटरनेट एक्सेस पे था, कंप्यूटर उनके पास थे. इंडिया में तो लोगों के पास वो मोडेम वाला एक्सेस होता था जो 128 बिट होती थी. उसमें अगर आप कोई ईमेल भी खोलने की कोशिश कर रहे हो तो वो 8-10-15 मिनट की एक्सरसाइज होती थी. अगर आप लकी हो तो आप ईमेल पढ़ पाते थे, नहीं तो वो बीच में किसी का कॉल आया था, फिर वो मोडेम डिसरप्ट हो जाती थी. तो उस जमाने की बात कर रहा हूँ जो आज की luckily as a childhood I experienced it. राइट. तो बेसिकली फिर हमने एक प्रोडक्ट कंसीव किया कि आप एनआरआई टारगेटेड प्रोडक्ट बनाइए सीनियर सिटीजन्स के लिए, क्योंकि नॉर्मली मेडिकल इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स जो थे वो 55-60 इयर्स की एज पे खत्म हो जाते थे. हमने कहा प्रोडक्ट वो बनाइए जो 50 साल से शुरू हो और 70 साल तक शुरू हो. तो बजाज को आइडिया पसंद आया क्योंकि एनआरआईज के पास पैसा था और ये इमोशनल सेल थी. इंश्योरेंस अच्छा ब्रांड जो भी होता है वो इमोशनल सेल करता है. तो उन्होंने प्रोडक्ट बनाया और हमने फादर्स डे पे प्रोडक्ट लॉन्च किया कि गिफ्ट हेल्थ टू योर पेरेंट्स. दिस वाज द फर्स्ट health insurance product sold online, targeted at NRIs and for senior citizens. So that was the first innovation we did. We executed the product while the product was, of course, it has an insurance company to build the product. The product उनका था, लेकिन उसका पूरा डिजिटल प्रोसेस हमने बनाया. और उस जमाने में लोगों के पास क्रेडिट कार्ड नहीं होते थे, यूपीआई नहीं होता था, कोई पेमेंट गेटवे नहीं होते थे. सिर्फ बिलडेस्क एक पेमेंट गेटवे था जो उस टाइम पे अवेलेबल था. इंटीग्रेशन वगैरह करके हमने काफी वो किया. दूसरा प्रोडक्ट हमने बनाया था आईएनजी इंश्योरेंस के साथ. अब तो वो मेरे ख्याल से नहीं है, कंपनी मर्ज हो गई. उनके साथ हमने प्रोडक्ट बनाया था लाइफ इंश्योरेंस का. अगेन द फर्स्ट प्रोडक्ट लाइफ इंश्योरेंस विच कुड टर्म प्रोडक्ट विच कुड बी बॉट ऑनलाइन. तो इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स में एक रूल होता था आईआरडीए का कि आपको एजेंट को जिस बंदे की लाइफ इंश्योर हो रही है उसकी फिजिकल वेरिफिकेशन करके साइन करना होता है कि मैंने इस आदमी को जिंदा देखा है, मतलब फ्रॉड प्रिवेंशन के लिए. तो एजेंट साइन करता था. अब डिजिटल प्रोडक्ट में साइन कौन करेगा, ये सवाल उठा. तो आईएनजी आईआरडीए के पास गया. उन्होंने बोला हम जो कुरियर वाला होगा, हम ढंग की कुरियर कंपनी को साइन करेंगे, और जो कुरियर पेपर कलेक्ट करने जाएगा वो साइन ऑफ करेगा. तो IRDA agreed to it, and that was another innovation which we did in early 2000s. बट प्रॉब्लम ये थी कि उस जमाने में लोगों के पास पेमेंट मैकेनिज्म नहीं थे, डिजिटल का ट्रस्ट नहीं था. और इंश्योरेंस की डिमांड नहीं थी. इंश्योरेंस टिपिकली इज अ प्रोडक्ट व्हिच इज स्टिल सोल्ड, इट इज नॉट बॉट. इट इज नाउ that some people buy, but mostly it's a product that has to be sold. So I think we were way ahead of our time. And Times Internet जो मेरी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन थी उसने बहुत सारी इनोवेशंस की थी. हमने एस्ट्रोलॉजी में
बहुत बड़ा कॉमर्स शुरू किया था। हमने एयर सहारा के साथ एयरलाइन टिकट्स ऑप्शंस की थी उस ज़माने में। तब कोई मेक माई ट्रिप वगैरह नहीं होते थे। तो बहुत सारी इनोवेशंस की थी, बड़ा एक्साइटिंग टाइम था, बहुत सारी नई-नई चीज़ें करने को मिली, सीखने को मिली। मैंने इवेंट्स किए पहली बार अपनी ज़िंदगी में। तो एज़ आई सेड कि वो बेसिकली एक चीज़ समझ में आ गई कि आपको रेवेन्यू अगर नहीं है, तो आप जितना मर्ज़ी अच्छा प्रोडक्ट बना लीजिए, अगर उसके लिए मार्केट में कोई पैसा देने को तैयार नहीं है, तो कोई फ़ायदा नहीं है। सो दैट इज़ हाउ आई पिवटेड फ्रॉम एन एडिटोरियल रोल टू अ प्रोडक्ट रोल to a business role, ओके, गॉट and इट। that helped me get where I am today. काफी काफी लाइक लॉन्ग जर्नी रही है संजय जी आपकी। आई अंडरस्टूड द एक्सपीरियंस कि कैसे आपने डिफरेंट डिफरेंट फेजेस को देखा है टू अचीव व्हाट यू आर हियर टुडे। या और फिर बीच में एक साल के लिए मैं टेलीविजन चला गया, क्योंकि टाइम्स के पास उस टाइम टेलीविजन नहीं होता था। ओके, और करीब 2003-2004 में मुझे ऐसा लगा कि वो दिन दूर नहीं है जब वीडियो भी इंटरनेट पे कन्वर्ज करेगा एट स्केल। और टाइम्स में मेरे को वीडियो समझने की कोई अपॉर्चुनिटी नज़र नहीं आ रही थी। तो मेरे को टेलीविजन 18 से अपॉर्चुनिटी मिली, मनी कंट्रोल से, बिकॉज मेरा ईटी फाइनेंशियल डोमेन था। पिछले ऑलमोस्ट 10 साल 12 साल का एक्सपीरियंस हो गया था मेरे को। तो मनी कंट्रोल में उनको लगा कि मैं कुछ कर सकता हूँ, स्पेशली जब मैंने एग्जांपल्स साइट किए थे फाइनेंशियल पोर्टल्स वगैरह के साथ काम करने के और प्रोडक्ट्स क्रिएट करने के। और उसी टाइम पे हमने अपनी वेब साइट बनाई थी। तब मोबाइल एप्लीकेशन नहीं होती थी, वेब प्रोटोकॉल होता था। तो हमने वेब साइट बनाई थी। तो उस टाइम मैं मनी कंट्रोल में गया, साई कुमार और हरीश तब वहाँ पे लीड करते थे। तो उन्होंने उनसे बात हुई, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा आप आ जाइए, आप जो कर रहे हैं बहुत इंटरेस्टिंग है, और यहाँ पे तो पूरी फाइनेंशियल सेक्टर बॉम्बे में बैठा है, आप दिल्ली बैठे क्या कर रहे हो, आप बॉम्बे में बहुत अच्छा करोगे। मेरी शादी हुई थी 2-1 साल पहले, बच्चे छोटे थे। तो मैंने वाइफ से बात की, उसने कहा ठीक है, मेरे को भी जॉब मिल जाएगी बॉम्बे में, तो आप शुरू करो, सेटल हो जाओ, फिर वील मूव टू बॉम्बे। तो मैं बॉम्बे आया, टीवी 18 में काम किया, थोड़ा टीवी का एक्सपोजर मिला। वहाँ पे भी हमने एक सबसे पहला सब्सक्रिप्शन प्रोडक्ट मैंने वहाँ पे लॉन्च किया था, पावर योर ट्रेड। तो उस टाइम हम स्टॉक मार्केट रिकमेंडेशंस को पैकेज करके सब्सक्रिप्शन प्रोडक्ट के फॉर्म में बेचते थे। और गॉट इट। आज भी मनी कंट्रोल पे वही प्रोडक्ट है, उसका नाम बदल गया है, पर वही प्रोडक्ट है जो आज आई थिंक इंडिया में काफ़ी बड़ा प्रोडक्ट है फाइनेंशियल एडवाइस का। तो सब्सक्रिप्शन सीखा वहाँ पे, उसमें बहुत लर्निंग्स थी। वहाँ भी नए प्रोडक्ट्स बनाए हमने। म्यूचुअल फंड का मैंने एक प्रॉब्लम रियलाइज किया कि एवरी टाइम आई हैव टू इन्वेस्ट इन अ म्यूचुअल फंड, आई हैव टू फिल इन ऑल द डिटेल्स। हमने बोला कि यार एक काम करते हैं, एक डेटाबेस क्रिएट कर देते हैं जहाँ पे आदमी आके अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर लेगा, सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर करेगा, सब फॉर्म सेम इन्फॉर्मेशन मांगते हैं, इक्का दुक्का चीज अलग होती है। तब फॉर्म स्टैंडर्डाइज नहीं थे। तो हमने कहा हम क्या करेंगे, हम सारी इन्फॉर्मेशन कैप्चर करेंगे। अडोब में उस टाइम फॉर्म फिलिंग एबिलिटी नहीं होती थी। तो हमने कहा हम इसको फॉर्म को स्कैन करके डालेंगे, और उसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट लेयर एचटीएमएल का क्रिएट करके उसके ऊपर हम प्लेसमेंट जो होगी हर फॉर्म के साथ मैप कर देंगे। बेसिकली एक्स वाई गॉट कोऑर्डिनेट्स यूज करके हम उसको करेंगे। हमने वो क्रिएट किया, और उसके थ्रू फिर हमने म्यूचुअल फंड का डायरेक्ट कोड लिया। तो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड तो सेबी में बहुत बाद में आए। हमने तब मतलब म्यूचुअल फंड के एजेंसी कोड लेके हमने म्यूचुअल फंड फॉर्म्स के अंदर अपना डिस्ट्रीब्यूशन कोड डालना शुरू कर दिया। उस टाइम कोई क्वालिफाइंग क्राइटेरिया वगैरह नहीं होता था। तो वो एक इनोवेशन की। तो ऐसे बहुत सारे मतलब प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्व करते रहे। काफी बाद जाके रियलाइज हुआ कि प्रॉब्ली a lot of that stuff was ahead of the time. So one of the learnings that I developed in this space is being first is not critical. You should clearly assess कि मार्केट कब उस प्रोडक्ट के लिए तैयार है, एंड देन हिट द नेल। तो ईटी में फिर एक साल खैर मैं टीवी में रहा, तो मेरे को बॉम्बे में मजा नहीं आया, और मेरे को ओके, लगा कि अभी बच्चे छोटे हैं, हम दिल्ली बॉम्बे आ जाएंगे, दिल्ली में अपने माँ बाप के साथ रहते हैं, तो उनका सपोर्ट भी है, तो दिक्कत होगी। तो फिर मैं वापस दिल्ली आने की सोच रहा था, टीवी 18 में ट्रांसफर लेने की, पर वहाँ पे कुछ डिले चल रही थी। तो इतने में ईटी से फोन आ गया किसी का कि संजय क्या चल रहा है। तुमने कहा था, जब मैं जा रहा था तो मैंने बोला था कि अगर मेरा मन नहीं लगेगा तो मैं वापस आ जाऊंगा। तो उन्होंने कहा 1 साल हो गया, तुम्हारा क्या विचार है। मैंने कहा आप बताओ, कुछ इंटरेस्टिंग है तो। मैं वैसे दिल्ली आने की सोच रहा हूँ, मेरा बॉम्बे में दिल नहीं लग रहा। तो उन्होंने कहा ओके, आके मिलो। फिर आके मिला, तो क्योंकि ईटी में ऑलरेडी उन्होंने किसी को ले रखा था, तो उन्होंने बोला अभी ईटी में तो रोल नहीं है, आप एक काम करो, आप न्यू इनिशिएटिव्स, हम एक पोस्ट क्रिएट कर रहे हैं,
आप आगे जो भी आपको लगता है इंटरेस्टिंग नई चीज है आप उसको उठा लो। बहुत आइडियाज आते रहते हैं कंपनी में भी, शेयर होल्डर्स को और बाकी ग्रुप का जिस थिंग, और लोगों के पास टाइम नहीं होता। यू हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, बिकॉज मैं कर रहा हूँ न्यू इनिशिएटिव ही रहा था, अपनी डोमेन में कर रहा था, उन्होंने डोमेन एक्सपैंड कर दी, तो मैंने कहा ठीक है। सो आई केम बैक Okay. इन 2007, 6 to 7 I was in TV18, and 2007 I came back to it to head new initiatives। 1-1.5 साल न्यू इनिशिएटिव्स किया, फिर उसके बाद वापस मेरे को ईटी का बिजनेस हेड बना दिया, बिकॉज ईटी वाज डी ग्रोइंग ऑल द वाइल आई वाज अवे। तो हम मनी कंट्रोल के बराबर होते थे जब मैं गया था, और उस दौरान ईटी धीरे धीरे गिर के मनी कंट्रोल की 1/4 हो गई थी। तो करीब 2-2.5 साल तक क्योंकि कंटिन्यूसली गिर रही थी, तो उनको लगा कि आई एम द मोस्ट सुटेबल पर्सन टू गेट ईटी बैक ऑन टू ट्रैक। तो मुझे वापस ईटी में लाया गया एज ए बिजनेस हेड, और फिर मैं ईटी में अगले 10 साल और लगाए। और जब मैं छोड़ा 2019 में, तो ईटी वाज अगेन द नंबर 1 प्लेयर इन दी डोमेन, और आज भी नंबर 1 ही चल रही है अभी तक। 6.5 साल हो गए मुझे छोड़े हुए, क्योंकि मैंने बहुत अच्छी लीड कर ली थी मनी कंट्रोल के ऊपर व्हेन आई लेफ्ट इन 2019। सो उसके बाद लोगों ने अच्छा काम बरकरार रखा। बीच में 1-2 बारी थोड़ा बहुत मनी कंट्रोल ऊपर आया है, लेकिन ईटी अभी भी नंबर 1 है एज पर लेटेस्ट फिगर्स। सो यू फील प्राउड। सो मेरी एक लर्निंग जो आई थी मेरी पहले स्टिंट इन टाइम्स एंड सेकंड स्टिंट वाज कि व्हेन यू लीव अ प्लेस, राइट, यू हैव टू लीव अ स्ट्रांग टीम बिहाइंड सो दैट योर लेगेसी कंटिन्यूज। तो इसलिए जब मैं ईटी छोड़ रहा था दूसरी बार, और मैंने मैनेजमेंट को 3-4 महीने का नोटिस पीरियड दिया था, तो आई इंश्योर्ड के जो मेरे स्ट्रेंथ एरियाज हैं और जहां टीम में वीकनेस है, मैं वहां पे गैप्स फिल करके जाऊं, ताकि मेरे जाने के बाद वो जो मेरा किया हुआ काम है वो वेस्ट ना हो। ये मेरे से गलती पहली बारी में हुई थी कि वहां पे सेकंड टीयर लीडरशिप जो थी वो सब चीजें संभालने लायक नहीं थी। मैं बहुत सारी चीजें खुद देख रहा था। तो सेकंड स्टेंट में मैंने ये गलती नहीं की कि आई क्रिएटेड अ वेरी स्ट्रांग टीम, और मुझे लगा कि जहाँ पे मेरे जाने से नुकसान हो सकता है वहां पे मैं 1-2 लोग ढूंढ के टीम में लेके ऑनबोर्ड करके गया। तो उससे जो है आई थिंक वो लेगेसी आज भी कंटिन्यू हो रही है। और यहाँ पे क्यों आया इंडियन एक्सप्रेस में, तो ईटी में आखिरी 3 साल में मैंने सब्सक्रिप्शन के ऊपर काम किया। सबसे पहली बार मैंने सब्सक्रिप्शन के ऊपर काम किया था 2001 में। तो मेरे बॉस राजेश सानी ने मुझे कहा कि संजय, वॉल स्ट्रीट जर्नल वाज ऑलरेडी पेड इन द यूएस, उसका उन्होंने सब्सक्रिप्शन लॉन्च किया था 98 में। तो मेरे को बोला कि संजय आप वॉल स्ट्रीट जर्नल को स्टडी करो, वी आर द वॉल स्ट्रीट जर्नल ऑफ इंडिया, तो वी शुड आल्सो लॉन्च सब्सक्रिप्शंस। तब तक मैं ये एक्सपेरिमेंट कर चुका था आईएनजी के साथ और बजाज के साथ, ये पायलट्स कर चुका था। तो मैंने कहा बॉस अभी मार्केट रेडी नहीं है, पर मैं कर देता हूँ, आई विल डू अ स्टडी ऑफ व्हाट वॉल स्ट्रीट जर्नल इज डूइंग। तो मैंने काफी रिसर्च की। मुझे आज भी याद है कि मेरी प्रेजेंटेशन का जो कवर शीट थी वो थी बिल्डिंग अ टोलवे वेयर अ फ्रीवे एग्जिस्ट। तो फ्रीवे इज आपकी टोल फ्री रोड, एंड टोल तो हमें पता ही है इंडिया में उस टाइम पे नहीं होता था टोल। तो मैंने अमेरिकन स्टाइल में वो प्रेजेंटेशन का कवर बनाया था, बिल्डिंग अ टोलवे वेयर अ फ्रीवे एग्जिस्ट। तो न्यूज़पेपर साइट्स फ्री हैं और हम कह रहे हैं हम इसके ऊपर अब टोल गेट लगाएंगे। खैर मैंने बोला कि अभी पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है, कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है, इंटरनेट एक्सेस महंगा है, डिवाइस पेनिट्रेशन ज्यादा नहीं है, क्योंकि लोगों के पास सिर्फ ऑफिशियल डेस्कटॉप होते थे ऑफिस के अंदर, लैपटॉप भी बहुत थोड़े लोगों के पास होते थे। तो मैंने कहा फिर एक्सेस ही नहीं होगा ना, खाली ऑफिस आवर्स में एक्सेस होगा, जहाँ पे इंटरनेट होगा वहीं पे एक्सेस होगा, फिर पेमेंट मैकेनिज्म नहीं है, लोगों के पास क्रेडिट कार्ड ही नहीं है, तो पेमेंट कैसे करेंगे। तो मार्केट लिमिटेड है एंड प्रॉब्ली इट विल लिमिट आवर ग्रोथ। Okay. In hindsight, maybe we should have started it. Maybe we should have piloted with other models of payment and access. But putting a price would have probably built a very different scale of business today than what it is today. But like everybody says, in hindsight, we are all wise. So that's the sort of story. तो क्योंकि मैंने फिर अल्टीमेटली हमने जाके 2014 में मैंने बोला कि अब मार्केट सब्सक्रिप्शन के लिए तैयार है। तो हमने फिर ईटी प्राइम के ऊपर काम किया, और 2016-17 में हमने ईटी प्राइम की टीम खड़ी की और ईटी प्राइम लॉन्च किया। तो काफी अच्छा चल रहा था। और इस दौरान अनंत से बात हुई, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के। तो बीच में मुलाकात होती रहती थी, ऐसे ही हम नोट्स एक्सचेंज करते रहते थे कि क्या चल रहा है इंडस्ट्री में। सो फिर अनंत ने बोला कि हम इंडियन एक्सप्रेस के ऊपर सब्सक्रिप्शन लॉन्च करना चाहते हैं।
बिजनेस पेपर का तो मुझे समझ में आता है कि कोई पैसे क्यों देगा, जनरल न्यूज के लिए मेरे को समझ में नहीं आता कि लोग पैसे क्यों देंगे, और स्पेशली वहां पे कंपटीशन ज्यादा है, क्योंकि बिजनेस डोमेन में 3 या 4 न्यूज़पेपर्स हैं कुल मिला के, तो लिमिटेड ऑडियंस है, और हमें था कि अगर ईटी एज अ लीडर लीड करेगा तो बाकी न्यूज़पेपर्स विल फॉलो। उसके बाद वही था कि ईटी क्या हो गया, बिजनेस स्टार्टेड पे वॉल, मिंट स्टार्टेड पे वॉल, तो उसमें यह था कि 4-5 प्लेयर्स हैं, तो जैसे ही एक करेगा लीडर, और स्पेशली जब लीडर करता है पे वॉल तो अदर्स विल फॉलो, बिकॉज एडवर्टाइजिंग से किसी के पूरे पैसे तो बन नहीं रहे। तो ये थॉट प्रोसेस था, और उसमें भी हमने ईटी प्राइम अलग से लॉन्च किया था, क्योंकि आइडिया ये था कि हम अपना कोर बिजनेस जो एडवर्टाइजिंग का था उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते थे। तो हमने कहा नया प्रोडक्ट होगा वो पेवॉल के पीछे रहेगा, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट चलता रहेगा, और जैसे जैसे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे हम धीरे धीरे अपने कोर प्रोडक्ट से और आर्टिकल्स को पेवॉल के पीछे डालते रहेंगे। तो कैनिबलाइजेशन रिस्क जो था हमने उसको मिटिगेट कर दिया था इस स्ट्रेटेजी के थ्रू। तो आनंद से जब डिस्कशन हुआ मैंने कहा मुझे सोचने दो। कहते नहीं, हमें पूरा कॉन्फिडेंस है कि इंडियन एक्सप्रेस का जो कंटेंट है उसके लिए लोग पैसा देंगे। तो मेरे लिए वो एक नया चैलेंज था, क्योंकि बिजनेस कंटेंट के लिए वैल्यू प्रोपोजिशन आई वाज वेरी क्लियर कि एक किसी बिजनेस को अगर एक आर्टिकल भी काम का मिल गया महीने में या साल में, तो उसके लिए वो इन्वेस्टमेंट की रिकवरी 10x 20x 50x हो जाएगी, राइट? क्योंकि वो बिजनेस इनसाइट ट्रांसलेट इनटू मनी। जनरल न्यूज इनसाइट हाउ डज इट ट्रांसलेट इनटू वैल्यू, आई वाजंट वेरी श्योर। मैंने फिर थोड़ा बहुत इंडियन एक्सप्रेस देखना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, थोड़ा बहुत देखा, बात की लोगों से। तो जो इंडियन एक्सप्रेस के रीडर्स थे वो काफी लॉयल रीडर्स थे, दे वर वेरी क्लियर, एंड दीज आर पीपल इन विद इन्फ्लुएंस, people sitting at high seats. As I said, as media you get access to a lot of people at senior levels. तो मैं अपनी कॉन्फ्रेंसेस में जाता था, इधर उधर जाता था, लोगों से पूछता था आप जनरल न्यूज में कौन सा पेपर पढ़ते हो, कौन सा अच्छा लगता है। तो जनरली ऐसे में पूछता था, तो धीरे धीरे मेरे को लगा काफी लोग कह रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस, तो मुझे लगा शायद अनंत की बात में दम है, तो इसको एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। और तो और दूसरा सीईओ रोल मिल रहा था, तो टाइम्स बहुत बड़ी कंपनी है, वहाँ पे बिजनेस हेड से ऊपर बढ़ना थोड़ा मुश्किल था, और यहाँ पे सीईओ रोल था, तो मेरे को लगा थोड़ा सा मेरे लिए और चीज़ें सीखने को आ जाएंगी, जो जैसे फाइनेंस वगैरह है, जो वहाँ पे जरूरत ही नहीं पड़ती हमें, क्योंकि सेंट्रलाइज सिस्टम्स है वहाँ पे। तो ऐसे ही 2019 1 अप्रैल को मैंने एक्सप्रेस ज्वाइन किया। 31 मार्च मेरा लास्ट डे था ईटी में, और तो यहाँ पे किया, फिर यहाँ पे आके सब्सक्रिप्शंस लॉन्च किए, बड़ी सारी चीजें की यहाँ भी। तो दैट्स द जर्नी हाउ आई grew from a management trainee in 1994 to a CEO in 2019. But 3 things, I think perseverance. I don't think I'm a very bright person, but perseverance, hard work, honesty, and trust. I think these are things that are more important for your growth. Of course, basic intelligence or basic understanding of what you are doing is important, but I think these things also are equally important. I see a lot of youngsters take shortcuts that can get you to the middle ground very fast, but if you have to get to the top, your code of conduct, your ethics, your people management skills, all those things matter a lot. Consistency in performance, you know, keeping एंटरप्रेन्योरशिप में भी यही चीजें काउंट करती हैं कि आप कितने कंसिस्टेंट हो, कितने परसिस्टेंट हो, आप एक ही चीज पे लगे रहते हो, आप लोगों को कैसे ट्रीट करते हो, ये सब चीजें मैटर करती हैं। सो आई थिंक दैट इज व्हाट मैटर्स। या डेफिनेटली संजय जी, मतलब वो जैसा आपने बोला भी, शॉर्टकट्स क्या मतलब रहते हैं कहीं ना कहीं, बट द पॉइंट इज हाउ वी मेक श्योर दैट कि हम बाकी चीजों को डिसिप्लिन में रखें और इन शॉर्टकट्स को अवॉइड कर तो एक परसिस्टेंसी वर्क करें, क्योंकि फिर उसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होते हैं। तो मैं भी अपनी जर्नी में ये चीज देखता हूँ कभी कभी कि ये चीज की जा सकती है, ऐसे भी किया जा सकता है, ये तो फिर वहां पे दिखता नहीं है अनएथिकल है, इसको करेंगे तो इसमें प्रॉब्लम्स हैं, तो फिर दिखता है कि अगर ये पाथ लेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, बट अगेन इट विल एटलीस्ट गिव अ बेटर रिजल्ट देन व्हाट वी आर गोइंग टू लूज इन द अदर साइड। यस, और दूसरी चीज अगर आप देखोगे तो मेरे करियर में ये मेरी चौथी कंपनी है, टेक्निकली चौथी कंपनी है। 12 साल पहले टाइम्स में किया, 1 साल टीवी 18 में किया, फिर 12 साल टाइम्स में किया, और अब 6.5 साल, पौने 7 साल होने को आ गए हैं एक्सप्रेस में। तो कुल मिला के मेरे 4 एक्सपीरियंसेस हैं, 3 एक्सपीरियंसेस हैं, क्योंकि टाइम्स एक ही ग्रुप था, तो वही शेयर होल्डर्स थे, वही स्टेक होल्डर्स थे, तो 3 एंटिटीज में काम किया है टेक्निकली स्पीकिंग।
एंड इस ओवरऑल जर्नी में आपने इस इंडस्ट्री को कैसे इवॉल्व होते हुए देखा है? अभी जो कंज्यूमर्स है उनके अंदर भी एक न्यूज जो कंज्यूम करते हैं उनके अंदर भी शिफ्ट आ रहा है, लेटेस्ट जनरेशन भी अभी डिफरेंट वे में कंज्यूम करने लगी है, लाइक यूट्यूब और कंटेंट क्रिएटर्स को फॉलो करती है यूट्यूब पे। तो आपका ओवरऑल इंडस्ट्री आपने जो देखी है वो आप, स्पेशली आपने जैसे डिजिटल में स्टार्ट किया है, ठीक है, आपने उसको पुश किया एंड दैट इज व्हाट like moving forward, the way forward here also looks like, but तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है ऑन द इवोल्यूशन ऑफ द न्यूज मीडिया फ्रॉम ट्रेडिशनल टू डिजिटल एंड डिजिटल टू नाउ, let's say AI or something like whatever it is happening now? So as I said, हमने तो प्रिंट से देखा। मुझे याद है टाइम जब लाइब्रेरी में जाके रिसर्च करने का मतलब होता था कटिंग्स बोलते थे। अखबार की क्लिपिंग्स को काट के टॉपिक वाइज फोल्डर बनाए जाते थे और वो क्लिपिंग्स आपको लाइब्रेरी में मिलती थी। तो अगर मुझे मान लीजिए आज का टॉपिक ले लेते हैं, एआई के ऊपर जाकर रिसर्च करनी है, तो अखबार में मैगजीन्स में जितनी भी एआई की स्टोरीज आई होंगी, लाइब्रेरी में एक टीम होती थी, उनको काट के वो एक फोल्डर में शीट्स लगी होती थी उसमें चिपका दी थी। तो अगर मुझे एआई रिसर्च करनी होती थी तो मैं वहां पे जाके वो इंडेक्स में जाके ढूंढता था कौन सा फोल्डर है, फोल्डर निकालता था, फोल्डर से जाके फिर हम पढ़ते थे कि एआई के ऊपर क्या इन्फॉर्मेशन है। सो वी वर लिविंग इन अ इंफॉर्मेशन डेफिशिएंट एरिया where getting access to information was the moat, and that's where large media organizations excelled, because they had a collection of huge libraries where you could access information and get updates. They will subscribe to a lot of magazines and newspapers, so I would have access to information. मैंने आपको बताया म्यूचुअल फंड का डेटा जब मैं इकट्ठा करता था तो वो डेटा मेरे पास फैक्स में आता था, और कई बार वो फैक्स अनरीडेबल होती थी, फिर हम वापस कॉल बैक करते थे। एसटीडी बड़ी महंगी होती थी, हमारे वहाँ पे एक रजिस्टर होता था, एसटीडी करने से पहले रजिस्टर में एंट्री करनी पड़ती थी, खड़े होके कॉल करनी पड़ती थी, क्योंकि बैठ के करेंगे तो आप लंबी बात करोगे तो बिल बढ़ जाएगा, तो आपको बैठने के लिए स्टूल या कुर्सी नहीं मिलती थी, आपको खड़े होके कॉल करनी पड़ती थी। फिर आप फॉलोअप करते थे क्योंकि आपको एडिशन निकालना है मंडे को, तो अगर एनएवी नहीं आएगी तो वो पूरा टेबल इनकम्प्लीट हो जाएगा। तो उस टाइम इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, इन्फॉर्मेशन स्टोरेज, इन्फॉर्मेशन एक्सेस वाज योर मोट। I think इंटरनेट आने से क्या हुआ कि suddenly information became omnipresent, available at click of the box. In fact, it became overwhelming. Then the next shift happened where everybody became a content producer. जब blogs allow हो गए, anybody could create a website, anybody could write a blog, anybody could create a video, anybody can create a podcast, right? आज से 30 साल पहले आप और मैं बैठ के यूं बात नहीं कर रहे होते, right? आपको मेरे से एक्सेस नहीं मिलता, आपके पास ये प्रोडक्शन फैसिलिटी नहीं होती, आपको एक स्टूडियो चाहिए होता जो बहुत महंगा होता, क्योंकि एक कैमरा 2.5 लाख का आता, जगह महंगी होती, हम दोनों अपने अपने घर पे बैठ के ऐसे कॉल नहीं कर सकते थे। तो इट वाज अ वेरी डिफरेंट एरा। एंड अगर कर भी लेते हैं तो रिकॉर्ड, मान लीजिए वीडियो कैमरा लगा के, लोगों के पास डायल अप मॉडेम पे होता है वो भी, डायल अप मॉडल पे तो आप वीडियो प्ले नहीं होती। so information deficiency to information access to information overload and now to information efficiency. So search was discovery, overload का solution क्या था? Discovery, search के through। अब precise discovery and precise answering हो गया। तो पहले search में क्या होता था, मुझे रिसर्च करनी भी है, मैं किसी को एग्जांपल दे रहा था करीब 1-1.5 साल पहले, तब एआई का इतना हंगामा नहीं मचा था। मैंने शुरू में किया था, मेरे को यूरोप जाना था ट्रिप के लिए, और जब भी मैं बाहर जाता था कोई कहीं नई जगह, नई डेस्टिनेशन, तो आप सर्च करते हैं, रिसर्च करते हैं। तो अब क्योंकि इतनी महंगी डेस्टिनेशन होती है तो आप ढंग से रिसर्च करना चाहते हैं वहां पे जाके, और नया कल्चर है, नए सिस्टम्स होते हैं, तो इट टेक्स अ लॉट मोर एफर्ट। तो कम से कम 200-250 लिंक्स आप देखते हो, पढ़ते हो, करते हो, तो आपको समझ में आता है कहाँ जाना है, क्या करना है, कैसे टिकट मिलेगी, कहाँ ट्रेन मिलेगी, कहाँ बस मिलेगी, टैक्सी मिलती है नहीं मिलती, रात को पहुंचेंगे तो क्या होगा, खाने पीने के लिए वेजिटेरियन कुछ ऑप्शन मिलेंगे नहीं मिलेंगे, ये सब आप रिसर्च करना चाहते हो। तो जब 2 साल पहले, पौने 2 साल पहले मैंने चैट जीपीटी पे ये क्वेरी डाली कि मुझे वहां जाना है और उसके लिए मेरे को एक आइटनरी बना के दो, तो मेरे को 5-6 आइटरेशन में मेरे को अपनी क्वेरी को परफेक्ट करना पड़ा, और मेरे को परफेक्ट, ऑलमोस्ट परफेक्ट आइटनरी मिल गई। तो मेरे को समझ में आ गया कि बॉस, सर्च के दिन तो लिमिटेड है, क्योंकि सर्च से अब मैं 200 सर्च नहीं कर रहा, मैं 7-8 क्वेरीज में काम कर रहा हूँ, और वो सारी साइट्स जहां से मैं इंफॉर्मेशन लेता था उनको कोई ट्रैफिक नहीं आ रहा।
क्योंकि एआई जनरेटिव एआई इंजन सारी की सारी चीजें इकट्ठी करके आपको पका के दे रहा है और आप सिर्फ उसको कॉपी करके डाउनलोड करके एक डॉक्यूमेंट में डाल रहे हैं, तो आपका काम हो रहा है। और आज की डेट में तो मुझे वो 7-8 आइट्रेशन भी नहीं करनी पड़ती, क्योंकि वो आप 2 लाइनों में डालते हो तो आपके मन की बात समझ जाता है और उसको पूरा इलैबोरेट करके खुद ही जवाब दे देता है। और अगर उसको लगता है कि जवाब इनकम्प्लीट है, तो अपने आप 4 सवाल आपको बता देगा जो आपने लॉजिकली पूछने होंगे और आपको सिर्फ क्लिक करना है। So I think it's a big shift. 3 mega trends. One is this, from information deficiency to access to precise information. From an overload deficiency to an overload to a precise information. I think that's the full circle that we have come. Second is format. Text की जगह अब वीडियो और ऑडियो काफी अबंडेंस में अवेलेबल है और एक्सेसिबल है और कॉस्ट इफेक्टिवली अवेलेबल है। तो सवाल ये उठता है कि टेक्स्ट की वैल्यू आगे चल के क्या रहेगी। तो अगर आप देखो तो आप और मैं जब बोल रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, ये नेचुरल है। किसी बच्चे को सिखाया नहीं जाता बोलना या देखना या समझना, लेकिन पढ़ना लिखना सिखाना पड़ता है, राइट? इट्स एक्वायर्ड स्किल, राइट? तभी स्कूलिंग है, पूरा सिस्टम बना हुआ, क्योंकि आपको अगर एजुकेशन ग्रहण करनी है तो आपको उसके लिए लिखना और पढ़ना अनिवार्य है। तो स्कूल में जब बच्चा दाखिल होता है तो सबसे पहले उसे लिखना सिखाया जाता है। लेकिन लिखने का महत्व क्या था हिस्टोरिकली? दैट वाज द वे यू कुड स्टोर इंफॉर्मेशन एंड ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन। ट्रांसमिट का मतलब पुराने जमाने में तो वो आपके लिख के, चिट्ठी लिख के, या वो जो स्क्रॉल में लिख के राजा महाराजा मैसेज भेजते थे, वो लिख के जाता था ना, ताकि वो ट्रांसलेशन में कहीं मिसकम्युनिकेट ना हो जाए। सो दैट वाज द रीजन व्हाई राइटिंग वाज बोर्न। लेकिन अगर आज की बात में आप देखो, जो मैं और आप बात कर रहे हैं, इसमें कहीं पे टेक्स्ट की जरूरत नहीं है। और अगर कोई इस पे जाके कल ऑडियो सर्च करेगा कि संजय सिंधवानी और विनीत कुमार के बीच का जो पॉडकास्ट है, मुझे उसको ढूंढ के बताओ और उसकी हाइलाइट्स बताओ क्या है, और ऑडियो फॉर्मेट में बताओ, तो वो जनरेटिव एआई प्लेटफॉर्म इस वीडियो को ढूंढेगा, उसको इंटरप्रेट करेगा, उसकी समराइजेशन करेगा और उसकी ऑडियो आउटपुट दे देगा। तो टेक्निकली टेक्स्ट का रोल इसमें कहीं है नहीं, राइट? तो मेरे हिसाब से, और ये मैं पहले भी एक बार बोल चुका हूँ वेव्स के प्लेटफॉर्म के ऊपर, मेरे हिसाब से जैसे टाइपराइटर हैं आज की डेट में, लेकिन उनका यूज बहुत कम है। राइटिंग रहेगी पर उसका यूज केस बहुत वीक हो जाएगा, क्योंकि आप सारे काम बोल के और देख के कर सकते हो। पढ़ने का महत्व रहेगा। मैं आज भी, क्योंकि मेरी आदत है इसलिए मैं पढ़ता हूँ। मेरे को कोई अगर एग्रीमेंट बहुत सीरियस या इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट होता है तो मैं आज भी उसका प्रिंट आउट लेके पढ़ता हूँ, बिकॉज मेरी जो ट्रेनिंग थी एजुकेशन में, मेरे माइंड की जो ट्रेनिंग है, वो लिख के पढ़ के करने की है और लिखने की है। लेकिन जब मैं आज की जनरेशन को देखता हूँ, वो देख के सुन के करते हैं, और कोविड में ये और एग्रेसिव हो गया, क्योंकि आपकी क्लासेस वर्चुअली हो रही थी, बच्चे वीडियोस देख रहे थे रिकॉर्डेड क्लासेस के, राइट? तो उनका ब्रेन की जो वायरिंग सिस्टम है, अब वो ऑडियो विजुअल कंजम्पशन पे वायर होता जा रहा है वर्सेस अ टेक्स्ट बेस्ड कंजम्पशन मेथड। और मेरे हिसाब से ये एवोल्यूशन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, और अगर आप पुराने जमाने में देखो वेदों के बारे में, तो वेद आज भी उच्चारण के थ्रू ही ट्रांसमिट होते थे। यही कारण है कि वेद आज भी अवेलेबल है, क्योंकि वो पूरे का पूरा जो प्रोसेस था वो उच्चारण बेस्ड था, वो वर्बल था, ऑडियो बेस्ड था, राइट? टेक्स्ट तो एक मैकेनिज्म बन गया उसको स्टोर करके ट्रांसमिट करने का, लेकिन वो मैकेनिज्म आज भी ऑडियो बेस्ड है। तो मेरे हिसाब से धीरे धीरे ऑडियो विजुअल कंजम्पशन डोमिनेट करेगी, और लीगल डॉक्यूमेंट्स या इस टाइप की कुछ क्रिटिकल चीजें रह जाएंगी जहां पे टेक्स्ट की रेलेवेंस रहेगी, और वो भी डिजिटाइज हो जाएगी। तो मेरे को उसमें रिकॉर्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज आपका रिकॉर्ड क्या बोलता है कि ये आदमी इस जमीन का वारिस है। वो चीज मैप पे कैसे दिखेगी? जमीन का टुकड़ा होगा, मैप पे दिखेगा, उस पे 2 आइकन बने होंगे, उस आइकन पे क्लिक करोगे, ओनर की प्रोफाइल आ जाएगी, उसकी वेरिफिकेशन करोगे, तो आप डिजिटली आप डीमैट अकाउंट में जैसे शेयर ट्रांसफर करते हो, आप ऐसे ट्रांसफर करोगे, राइट? मे बी मैं ऑडियो कमांड दूंगा और मेरी ऑडियो सिग्नल्स आइडेंटिफाई मेरे सिग्नेचर्स हैं, राइट? अब एआई के साथ बिकॉज सिंथेसिस भी हो रहा है, वो एक एडिशनल लेयर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी है,
आई एम श्योर उसके भी कुछ सोल्यूशन निकलेंगे, और मे बी द सिग्नेचर्स कम बैक, आई डोंट नो, बट इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग वर्ल्ड गोइंग फॉरवर्ड। सो संजय जी, जो मतलब ओवरऑल जो शिफ्ट हम जो आप और मैं ऑब्जर्व भी कर रहे हैं, जो आपने बताया भी कि दिस इज वेयर वीडियो एंड ऑडियो की तरफ हम बढ़ने वाले हैं, बट मीनवाइल जो इंफॉर्मेशन जो न्यूज़ मीडिया इंडिया में, इंडिया के बाहर जो भी पब्लिश करते हैं, तो इसके अंदर कई बार ऐसा होता है कि कई टाइम से देखा भी जा रहा है, स्पेशली जब से ये डिजिटल एरा आगे बढ़ा है, इसके अंदर मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है? एंड कभी-कभी ये मेजर न्यूज़ मीडिया से भी आती है, इस तरह के न्यूज़ आउटलेट से भी ये इन्फॉर्मेशन आती है, जिसका बैकग्राउंड हमेशा ये दिया जाता है जनरली कि ये इसका जो सोर्स है बेसिकली वो जो सोर्स साइट नहीं किया जाता है, व्हिसल ब्लोअर एक्ट में प्रोटेक्ट कर लिया जाता है, जो भी उसमें सिनेरियोज रहते हैं, तो इसमें व्हिसल ब्लोअर एक्ट का भी काफी मिसयूज किया जाता है, उस सोर्स को ना साइट करके और मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करके। तो एक मिस इन्फॉर्मेशन तो इन जनरल स्प्रेड होती है, और एक मिस इन्फॉर्मेशन आई एम सेइंग कि वो कभी-कभी ऑफिशियल न्यूज़ मीडिया चैनल्स भी पब्लिश करते हैं। तो इसको लेके आपका क्या ऑब्जर्वेशन है? इसको कैसे रोका जा सकता है और ये क्यों हो रहा है एग्ज़ैक्टली? तो देखिए, इसमें बेसिकली जर्नलिज्म एथिक्स की बात आ जाती है, और हर कंपनी की अपनी पॉलिसीज, एडिटोरियल पॉलिसीज का प्ले होता है। देखिए, दो तरीके की चीजें हैं। गलती सब जगह हो सकती है, ठीक है? तो मैं ये नहीं कह रहा कि गलती, बेस्ट ऑफ द प्रोसेसेस कैन गो रॉन्ग, राइट? इंडिगो हैड द बेस्ट रिकॉर्ड फॉर टाइमली परफॉर्मेंस, एंड लुक व्हाट हैज हैपेंड इन द लास्ट 1 वीक। लेकिन अभी होता क्या है कि अभी न्यूज जो है, न्यूज का कोई गेटकीपर नहीं है। आप एक तरीका देख लीजिए, जब आप चॉकलेट बोलते हो, राइट, इट्स ऑलवेज कैडबरीज और नेस्ले। आपके दिमाग में कभी कमोडिटी नहीं आती चॉकलेट के दिमाग में, आपके दिमाग में ब्रांड आता है। लेकिन जब आप इंडियन मिठाई की बात करते हो तो कमोडिटी हो जाती है, उसमें ब्रांड नहीं आता। तो इंडियन मिठाई को लेके जैसे बोला जाता है दिवाली के आसपास कि सब मिलावटी है, इसमें खोए की जगह कुछ और यूज होता है, इसमें हाइजीन नहीं है, राइट? आज न्यूज की भी वही दशा हो गई है कि न्यूज को एज अ कमोडिटी बहुत गालियां पड़ती हैं, बिकॉज एवरीबडी इज अ न्यूज प्रोड्यूसर, देयर इज नो चेक, देयर इज नो बैलेंस। सो बट इफ यू लुक एट रेगुलेटेड न्यूज मीडिया, द लेजिटिमेटेड न्यूज मीडिया, मैंने 2 जगह काम किया है। मैंने ईटी में काम किया है, इतने सारे टाइम्स ग्रुप में काम किया है, मैंने एक्सप्रेस में काम कर रहा हूँ 6 साल में। हमारे यहाँ पे बहुत स्ट्रिंजेंट प्रोसेस है, देयर इज ऑथर चेकर अप्रोच। और ऑथर चेकर क्या होता है कि जो 2 लेवल का चेक तो ये बना हुआ ही है, और उसमें बेसिकली देयर इज समबडी हु इज ओवरसीइंग। अब जो छोटी बहुत कैजुअल न्यूज होती है उसमें आपका डेस्क चेक करता है, लेकिन जो बड़ी न्यूज होती है जहां पे मेजर implications हो सकती हैं, we come under the rule of law. If we misreport, somebody can sue us, right? As an organization, it can jeopardize our financials. तो वहां पे तो हमारी लीगल टीम्स भी इन्वॉल्व होती हैं स्टोरी को वैलिडेट करने के लिए, स्टोरीज की फैक्ट्स को हम चेक करते हैं, और स्पेशली इंडियन एक्सप्रेस में। और मुझे याद है इवन इन ईटी मैंने 2-3 बारी बड़ी स्टोरीज की थी, और मुझे याद है कि लीगल टीम्स इन्वॉल्व हुई थी। जब मैंने आपको यूटीआई की स्टोरी का एग्जांपल दिया, क्योंकि यूटीआई की स्टोरी में जब हम लिटरली ये कह रहे थे कि इंडिया की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी स्कीम लिटरली बैंकरप्ट होने वाली है, राइट? और ये पोस्ट पोखरन का टाइम था। मई में पोखरन के, आई थिंक मई 98 में 99 में जब पोखरन ब्लास्ट हुए थे, उसके इमीडिएटली बाद की बात है, 1-2 महीने बाद की बात है। तो इंडिया ऑलरेडी ग्लोबल सैंक्शन से जूझ रहा था, मार्केट्स डाउन थी, और अगर इंडिया की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी म्यूचुअल फंड स्कीम, जो कि गवर्नमेंट ओन्ड यूटीआई द्वारा संचालित थी, यूटीआई एक्ट के तहत काम करता था, वो बैंकरप्ट होने वाली है, तो उससे मार्केट्स में खलबली मचने का अंदेशा था। तो ऐसी स्टोरी को एडिटर्स, सीनियर एडिटर, जिनको मेरे से उस टाइम पे, मैं तो बच्चा था, उनको 20 साल का तजुर्बा था, उन्होंने लीगल टीम को भेजा कि आप देखो इसमें हम जो बोल रहे हैं, जैसे बोल रहे हैं, कुछ गलत तो नहीं बोल रहे, इसकी कोई रैमिफिकेशंस तो नहीं होंगी। So I think big responsible media organizations have due processes, and they take due care to prevent any kind of mistakes. But having said that, once or twice something will go wrong. Errors will happen. To err is human. But how do you avoid it? You create processes. But अभी क्या हो गया? Everybody is a news media. कोई भी कुछ भी बोल देता है तो वो न्यूज है। आप व्हाट्सएप पे बिना सोर्स को क्रेडिट दिए हुए कोई भी वीडियो छाप दो, उस बंदे का क्या क्रेडिबिलिटी है, कुछ नहीं है, कोई, तो वो भी न्यूज है ना। तो वो तो मिठाई की तरह हो गई। कोई भी रेडी वाला अगर सड़क के ऊपर बर्फी बेच रहा है तो वो मिठाई है।
क्या इसका मतलब ये हो गया कि हल्दीराम की मिठाई में खोया नहीं है? ये मतलब तो नहीं हुआ ना। तो आई थिंक वो एक मिसकंसेप्शन है कि सारी न्यूज खराब है। प्रॉब्लम न्यूज की नहीं है, प्रॉब्लम रीडर्स की है। वो अपनी न्यूज कहाँ से ले रहे हैं? वो व्हाट्सएप पे बैठ के, फेसबुक पे बैठ के और इंस्टाग्राम पे बैठ के अगर अपनी न्यूज एकत्रित कर रहे हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे न्यूज एकत्रित कर रहे हैं, वहां पे कोई चेक नहीं है। आईटी एक्ट कहता है कि इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो आदमी पोस्ट कर रहा है उसकी जिम्मेवारी है। जो आदमी पोस्ट कर रहा है उसकी क्या वैलिडेशन है? कोई वैलिडेशन नहीं है। मैं जाके कहीं पे भी एक ईमेल आईडी क्रिएट कर लूं, उस ईमेल आईडी से अकाउंट खोल लूं, उस अकाउंट में खोल के जो भी बकवास डालनी है डाल दूं, और वो न्यूज हो जाती है। और फिर लोग कहते हैं न्यूज मीडिया बेकार है। ये तो मतलब गलत तरीका है देखने का। आपको न्यूज पढ़नी है, आप किसी भी लेजिटिमेट सोर्स में जाइए। लेजिटिमेट मतलब रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर है, वेबसाइट है। हमने इंडियन एक्सप्रेस को आज पेवॉल के पीछे डाला है, राइट? और बड़े सारे न्यूज़पेपर डाल रहे हैं। आपको अगर ढंग की न्यूज चाहिए और बैलेंस न्यूज चाहिए तो आप पैसे दीजिए, किसी ढंग की न्यूज साइट को सब्सक्राइब कीजिए। फ्री में तो मतलब फिर क्या मिलता है? आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो या तो फ्री के चक्कर में पड़े रहिए, या आप पैसे दे के ढंग की न्यूज आउटलेट से सब्सक्राइब कीजिए और क्रेडिबल न्यूज के ऊपर जाइए। क्योंकि न्यूज को बनाना बहुत सस्ता है, न्यूज को खोज के लाके वेरीफाई करके छापना बहुत महंगा होता है, राइट? तो जो आदमी न्यूज बना रहा है उसको सपना देखने और न्यूज बना देनी है, उसकी कोई कॉस्ट नहीं है उसके अंदर। अंडरस्टूड। सो इसी में क्वेरी थी आपने संजय जी, आपने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट रेज किया है कि जो आपने बोला है कि न्यूज मीडिया को लेके जो भी इमेज है बेसिकली, और टू कंसिडर विद, जैसे कि जो फ्रीडम इंडेक्स है उसमें भी इंडिया को काफी लो माना जाता है, तो इसमें इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को लेके क्वेश्चन किया जाता है इंडिया में, एंड ओवरऑल मतलब वो काइंड ऑफ एक इमेज कहीं ना कहीं पब्लिक के अंदर आई है न्यूज मीडिया को लेके, नॉट एज ए इंडस्ट्री आई एम टॉकिंग अबाउट। क्योंकि ऐसा नहीं है कि कुछ मीडिया चैनल्स तो सही सही न्यूज भी दे रहे हैं, पब्लिश भी कर रहे हैं, बट इट्स ऑल अबाउट द इंडस्ट्री इटसेल्फ कि किसी के सही ना काम करने की वजह से पूरी इंडस्ट्री बदनाम होती है। सो व्हाट इज योर टेक ऑन इट कि क्या सीन है ये एग्जैक्टली, और कितना प्रेशर रहता है एक न्यूज मीडिया चैनल्स पे उनके इन्वेस्टर से या पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से कोई भी न्यूज को पब्लिश करना नहीं करना, और फ्रीडम ऑफ इंडेक्स पे आपका क्या कमेंट है? देखिए, मेरे को 31 साल हो गए मीडिया में। मेरे को आज तक किसी शेयर होल्डर का फोन नहीं आया कि ये स्टोरी नहीं करनी, राइट? मैंने आपको क्या बताया, एडिटर्स के पास जाती थी, वो वैलिडेट करते थे कि हमने अपने तथ्यों की जांच सही तरीके से की है या नहीं की, हमारी स्टोरी में कहीं पे लूप होल्स तो नहीं है, गैप्स तो नहीं है। और उनको अगर लगता था कि ये स्टोरी थोड़ी कंट्रोवर्शियल हो सकती है तो लीगल टीम की ओपिनियन ली जाती थी, राइट? मेरे को आज तक कभी, और एक दो बारी कुछ लोगों के फोन आए, हम कोई स्टोरी कर रहे थे, कुछ लोगों के इंडस्ट्री से फोन आए कि आप ये स्टोरी कर रहे हैं, आप इसको मत कीजिए, हम आपके शेयर होल्डर्स को जानते हैं और हम उनसे बात करेंगे। ये टाइम्स की बात बता रहा हूँ मैं। तो तब मैं नया मतलब तब बहुत मैं सीनियर नहीं था और नया एडिटर के रोल में आया था। तो मैंने शेयर होल्डर से बात की, मैंने कहा सर मेरे को ऐसे ऐसे फोन आते हैं लोगों के, तो मेरे को क्या करना है? उन्होंने कहा अगर किसी को मेरे से जान पहचान है तो मुझे फोन करेगा ना, और मैं आपको बोलूंगा। तो मैंने तो आपको आज तक कभी बोला नहीं। तो अगर कोई कहता है कि मैं उनको जानता हूं और इसलिए आप ये स्टोरी मत कीजिए, तो आप बोलिए सर ऐसा है, आप उनसे बात कर लीजिए, अगर वो मुझे बोलेंगे तो मैं नहीं करूंगा। तो ये सिंपल मैसेज मुझे मिला था, राइट? आई वाज आई थिंक 6-7 years into मीडिया देन, एंड तो ये मैंने तो मतलब मैंने आज तक कभी 31 साल में कोई दबाव नहीं देखा, कोई प्रेशर नहीं देखा। दूसरी बात, जो लोग कहते हैं कि मीडिया दबाव में है और वो बैलेंस रिपोर्टिंग नहीं करता, उनको मैं एक ही बात बोलूंगा, आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़िए, आपका ये भ्रम दूर हो जाएगा। ये तो आपने काफी सिंप्लीफाइड आंसर दिया। इसमें एक और क्वेश्चन ये भी है कि क्या मतलब आपका एक्सपीरियंस है कि ऐसा डराते हैं, धमकाते हैं दैट दिस हैपेंस इन द न्यूज मीडिया इंडस्ट्री, लाइक कि ये न्यूज मत छापो, ये मत करो? हाउ कॉमनली इट हैपेंस? देखिए, इन जनरल, नॉट टू इंडियन एक्सप्रेस, इन जनरल। देखो होता है,
हमारे साथ भी आता है, दबाव आता है, ये नहीं कह रहा नहीं आता। दबाव आता है किस फॉर्म में? हम आपको एडवर्टाइजिंग देंगे, ठीक है, पर आप हमारे हिसाब से चलिए। हम कहते हैं देखिए, आपको एडवर्टाइजिंग देनी है वो आपकी मर्जी है, जो हमें छापना है वो हमारी मर्जी है। तो आई कैन टेल यू, वी forego a lot of revenue for doing what we want to do. हमारा बड़ा क्लियर होता है कि आपको अगर लगता है कि हमारी रीच रेलेवेंट ऑडियंसेस में है और आप उन ऑडियंसेस को रीच करके अपना मैसेज देना चाहते हो एडवर्टाइजिंग के थ्रू, यू आर मोस्ट वेलकम। बट अगर आप लगता है कि दिस इज अ बैकहैंड चैनल ऑफ ब्राइबिंग अस एंड थ्रू दिस यू कैन कंट्रोल अस, सॉरी। सब पार्टीज नहीं करती, कुछ पार्टीज करती हैं, कुछ ज्यादा करती हैं, कुछ कम करती हैं, लेकिन तो इट्स अ कमर्शियल कॉल एट अ बिजनेस लेवल कि आपको वो धंधा चाहिए या नहीं चाहिए। और हमारे यहाँ पे तो बड़ा क्लियर मैंडेट है कि बॉस, एडिटोरियल अपने हिसाब से चलता है, सेल्स अपने हिसाब से चलता है, सेल्स के एडिटोरियल से कोई लेना देना नहीं है, सेल्स उसको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, रेवेन्यू आता है नहीं आता हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। अंडरस्टूड। एज आई सेड, जस्ट लाइक individual ethics matter, similarly corporate ethics matter. Yeah, long term में definitely this makes impact. Absolutely. एंड इसमें आप जनरेटिव एआई का क्या रोल देख रहे हैं? मतलब अभी जो लेटेस्ट चल रहा है इसमें, मतलब लाइक लोग इसी से काफी न्यूज कंज्यूम करने लगे हैं। इवन इट इज आल्सो क्रिएटिंग प्रॉब्लम कि आप जो आपने हार्ड वर्क से कोई, आपने जैसे बोला कि देयर इज अ न्यूज प्रोसेस कि आप उसको वेरीफाई कर रहे हैं, सोर्स को कलेक्ट कर रहे हैं, डेटा ला रहे हैं, तो देयर लॉट ऑफ प्रोसेस टू इट। आप इतना एफर्ट करते हैं, नाउ द जनरेटिव एआई कम्स, वो आपकी न्यूज को पढ़ता है, क्रॉल करता है, उसको अपने वे में समराइज करता है और न्यूज पब्लिश करता है, और कभी कभी उसको साइट भी नहीं करता कि उसने कहा। अब तो आई थिंक कुछ एआई प्लेटफॉर्म स्पेसिफिकली साइट भी करने लगे, बट कभी कभी नहीं भी करते हैं वो स्पेसिफिकली, कुछ सिलेक्टिव मीडिया को हाईलाइट करते हैं कि यहाँ से न्यूज लिए। तो वहां पे अभी आप क्या चैलेंज देख रहे हैं, प्लस में माइनस में, इन बोथ द साइड? सो इसमें दो चीजें हैं बेसिकली। अभी अर्ली ट्रेंड है, लेकिन जो आप बात कह रहे हो और जो मैंने भी पहले बोली कि अगर मुझे किसी भी टॉपिक के बारे में रिसर्च करनी है तो आज मैं जनरेटिव एआई प्लेटफॉर्म पर जाता हूँ और मेरे को वो मल्टीपल सोर्सेज से उस टॉपिक के ऊपर रिसर्च करके जो मेरा सवाल है उसका जवाब दे देता है, ठीक है। अब सवाल ये उठता है उस केस में नया मॉडल कैसे मर्ज करेगा जिससे जो कंटेंट प्रोड्यूसर है उसको कॉम्पनसेट किया जाए। देखिए, कंज्यूमर कन्वीनियंस है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। तो लेकिन इन मॉडल्स को वाइबल होने के लिए कंटिन्यूस फ्लो ऑफ कंटेंट इंफॉर्मेशन चाहिए ही चाहिए, और इनको वाइबल होने के लिए क्रेडिबल सोर्सेज से कंटेंट चाहिए। हमने अभी बात की ना फेक न्यूज की और गलत कंटेंट की। तो अगर एआई इंजन में वो कहावत है ना, गार्बेज इन गार्बेज आउट, तो अगर आप गार्बेज डालोगे एआई इंजन के इनपुट में तो आपकी गार्बेज बाहर निकलेगी। तो अगर ये लोग लाखों करोड़ों खरबों रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं इन प्रोडक्ट्स में, लेकिन इनकी कंटेंट इनपुट हल्की होगी, तो इनकी आउटपुट जो मर्जी, इतना मर्जी अच्छा मॉडल बना लें, वो मॉडल अपना इनपुट रॉ मटेरियल खराब लेके आउटपुट खराब ही देगा। इसलिए एआई कंपनीज के लिए ये अनिवार्य होगा कि वो लेजिटिमेट वॉल्यूम बेस्ड कंटेंट प्रोड्यूसर्स को अप्रिशिएट करें और उनके कंटेंट को ऐसे हल्के में ना लें। तो ये सोने की अंडा देने वाली मुर्गी वाली कहानी है ना, आप मुर्गी को मार दोगे तो आपके सोने के अंडे बंद हो जाएंगे। तो मुद्दे की बात यह है कि इन इंजन्स को अपडेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए, कंटेंट चाहिए, और मीडिया आउटलेट्स वो क्रिएट करती हैं, पहला सब। दूसरी बात, मीडिया आउटलेट्स जो कंटेंट क्रिएट करती हैं अभी उसमें बहुत ओवरलैप होता है, क्योंकि हर एक का रीडर अलग है, चैनल अलग है। अब जब एक एग्रीगेटेड एलएलएम मॉडल सब जगह से सोर्स करके कंटेंट दे रहा है और उसे सब जगह सिमिलर कंटेंट मिल रहा है, तो आपका यूएसपी कुछ नहीं है। तो मीडिया ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए होगा कि उनका यूनिक कंटेंट वो बढ़ाए। तो क्योंकि आपके पास अगर यूनिक कंटेंट होगा तो आपका एलएलएम मॉडल के लिए वैल्यू होगी। अगर मेरा 30% 40% कंटेंट मान लो आज वायर सर्विसेज से आ रहा है, तो एलएलएम मॉडल वायर सर्विसेज को पैसे देगा ना, मुझे थोड़ी देगा उस कंटेंट के लिए, वगैरह वहां से मिल रहा है। लेकिन अब वायर सर्विस का मॉडल ये होगा कि बॉस मेरे को तो आज 200 अखबार वाले और टीवी वाले पैसा दे रहे हैं, तो अगर आप मुझसे कंटेंट लोगे तो वो लोग कंटेंट लेना बंद कर देंगे।
राइट। और तो वो कल बोलेगा मेरे को आप 200 लोगों का बराबर पैसा दो, तभी मेरे लिए वायबल होगा आपके लिए कंटेंट करना। तो आई थिंक जो कंटेंट इंडस्ट्री का मॉडल है वो मेजरली चेंज होगा। अब इसमें दो सवाल उठते हैं। आज की डेट में एआई मॉडल्स ये सब चीजें फ्री में दे रहे हैं, अगर उन्हें इन सब कंटेंट प्रोड्यूसिंग एंटिटीज को बरकरार रखना है ताकि वो कंटेंट फ्यूल करते रहे सिस्टम के अंदर, तो उनको काफी बड़ा बजट एलोकेट करना पड़ेगा इनको सस्टेन करने के लिए। तो जो लोग डायरेक्ट पढ़ना चाहते हैं, जो ब्रांड लवर्स हैं, वो डायरेक्टली आएंगे, राइट, जिनकी आदत है रोज सुबह अखबार पढ़ने की, एंड दे डोंट वांट somebody filtering or layering it that opinion with something else, तो वो डायरेक्टली आएंगे। और बाकी जो बड़े सारे फ्रिवलस जो आज रैंडमली सर्च वगैरह के थ्रू आते हैं, क्योंकि उनकी स्पेसिफिक नीड होती है, वो इंडियन एक्सप्रेस पे नहीं आ रहे, या वो टाइम्स ऑफ इंडिया पे नहीं जा रहे, या वो हिंदुस्तान टाइम्स पे नहीं जा रहे, वो स्पेसिफिक एक सर्च करते हैं और उसमें जो साइट ऊपर आ जाती है उस पर आ जाते हैं। तो वो जो यूजर्स होंगे वो आपके पास आना बंद हो जाएंगे। पर जो आपके पास रोज आपकी साइट का नाम indianexpress.com या जनसत्ता.com या लोकसत्ता.com टाइप करके आपके पास आ रहे हैं रोज, वो आते रहेंगे क्योंकि उनकी आदत है, उनको साइट से फेमिलियरिटी है, उनका न्यूज में ज्यादा इंटरेस्ट है, उनका ब्रांड में ट्रस्ट है, और वो न्यूज पढ़ने के लिए आते हैं। वो रिसर्च करने के लिए नहीं आ रहे कि मेरे को आज अमृतसर जाना है तो भैया बताओ वो इंडिगो की फ्लाइट उड़ रही है कि नहीं उड़ रही। वो बड़ी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन हो जाती है, तो उसको सर्च की जगह एआई में चली जाएगी। But yes, search traffic will make a dent on publishers' traffic. In the long run, I see traffic going down. I see ad inventory going down. I see probably ad rates getting better. Ad targeting will get better because if you have less inventory, then you cannot spray and pray. So अभी ना spiral ऐसा चल रहा है, internet is growing, page views are growing, video views are growing, ad inventory is growing at a much faster pace than the ad spends. So ad rates गिरते जा रहे हैं डिजिटल में, राइट। अब क्योंकि रेट गिरता जा रहा है तो इसलिए एडवर्टाइजर भी डिमांडिंग नहीं है, परफॉर्मेंस भी गिरती जा रही है, एड परफॉर्मेंस गिरती जा रही है। अभी होगा क्या, जैसे जैसे इन्वेंट्री कम होनी शुरू हो जाएगी, एवरीबडी विल स्टार्ट अप्रिशिएटिंग द स्केर्स इन्वेंट्री, राइट। एज अ पब्लिशर आई विल से बॉस मेरे को तो रेवेन्यू तो मेंटेन करना है क्योंकि मेरी कॉस्ट वहीं पे ही है और मेरे पास इन्वेंट्री थोड़ी होगी, तो मैं आई विल डू अ पुशबैक ऑन रेट इंक्रीज। हाउ डू आई इंक्रीज माय रेट इफ माय परफॉर्मेंस इज स्टिल बैड or average? I will have to focus on delivering better performance. So I will start investing in better performance. The advertiser gets better performance. I will say, boss, आपको अभी 2x CTR मिल रहा है जो पहले मिलता था, तो रेट बढ़ाइए, राइट। तो मोनेटाइजेशन तो इम्पैक्ट होगा, राइट, इससे। एंड इससे जैसे मान लीजिए कि कुछ प्लेयर इससे सरवाइव करेंगे, बट देयर विल बी स्मॉलर प्लेयर मे नॉट एबल टू सरवाइव दिस वेव। मतलब वो इंडस्ट्री चैलेंज तो आएगा ही कहीं ना कहीं। एब्सोल्युटली बिकॉज दो चीजें हैं आज की डेट में। अगर मैं इंडिपेंडेंट कंटेंट प्रोड्यूसर हूँ, मैं जाके अपना ब्लॉग शुरू कर देता हूँ या पॉडकास्ट शुरू कर देता हूँ और मेरा रेवेन्यू मॉडल एडवर्टाइजिंग है, तो वो वाइबल था, क्योंकि मेरे को क्या अपने कंटेंट को एसईओ ऑप्टिमाइज करना है और डाल देना है, गूगल उसको ढूंढेगा, करेगा और डिस्प्ले कर देगा, मेरे को ट्रैफिक भेजेगा, मैं मोनेटाइज कर लूंगा। मेरे को कोई सेल्स टीम की जरूरत नहीं है, मुझे कोई टेक टीम की जरूरत नहीं है। आई जस्ट नीड टू नो माई सब्जेक्ट। नाउ दिस लॉन्ग टेल विल गेट ड्रास्टिकली impacted. So a lot of people who are into content production, I think, will veer away from it, right? Which means large content players will consolidate. So that is one trend I foresee. I may be wrong, but I think that is one scenario that could play out, which means the dependence of AI models on large, reliable, credible content players will increase. अभी डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज ने कल एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें उन्होंने एक कमेटी बनाई थी जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कॉपीराइट के ऊपर एक रिसर्च करने के लिए। उन्होंने एक वर्किंग पेपर रिलीज किया है जिसमें द गुड थिंग इज दे हैव रिकॉग्नाइज्ड दैट द स्क्रैपिंग ऑफ कंटेंट फ्रॉम कॉपीराइट ओनर्स इज ए इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द कॉपीराइट एक्ट। तो I think that's a very big positive for the entire content industry,
whether it is music, whether it is films, whether it is art, whether it is videos, whether it is news or text, I think government ये acknowledge कर रही है. वो कमेटी आगे जाके एक मैकेनिज्म की भी बात कर रही है जहां पे वो कह रहे हैं कि हम एक मैकेनिज्म क्रिएट करेंगे जहां पे AI companies can make a bulk payment and this body will then distribute that money amongst the content owners. वहां पे प्रॉब्लम है क्योंकि it commoditizes content, right? So basically अगर मैं कंटेंट प्रोड्यूस कर रहा हूं और मैं एक 40 साल के एक्सपीरियंस रिपोर्टर को रख रहा हूं जिसकी सैलरी बहुत हाई है और उस स्टोरी को देख के कोई और कंटेंट प्रोड्यूस कर रहा है क्योंकि न्यूज में कॉपीराइट नहीं होता पर से, उसको देख के कोई और स्टोरी रीराइट कर रहा है और वो स्टोरी एलएलएम में जा रही है, तो आपने मेरी एक्सपर्टीज को एक्सप्लॉइट कर दिया और आपने उस कॉपी को और मेरे को, हम दोनों उस बॉडी के हिस्से हैं, को सेम कमोडिटी प्राइसिंग पे वैल्यू कर दिया. तो आई थिंक देयर इज अ प्रॉब्लम विद द वे द गवर्नमेंट इज स्ट्रक्चरिंग दिस. लेट्स सी हाउ इट पैन्स आउट. और इन्होंने पेपर निकाला है, कल ही निकाला, मैंने भी पूरा पढ़ा भी नहीं, हाइलाइट्स देखी हैं, उसमें देखते हैं. बट आई थिंक द गुड पॉजिटिव थिंग इज they have recognized that you cannot take content freely available on the web and say it is not copyrightable and it can be used for training the models and using it for generative AI outcomes. So I think that's a big positive for the media content industry. मेरे को भी भेजिएगा वो आर्टिकल. आई लाइक आर्टिकल ये 140 पेज की रिपोर्ट है, मैं आपको भेज दूंगा. टेक अ लुक. Sure. I will go through it. I think this is a very good change because मेरे दिमाग में भी वही कंसर्न आ रहा था कि जैसा आपने बोला कि एक ट्रस्ट की तरफ शिफ्ट बढ़ने लगेगा. Like because now the all these generative AI platforms try to get the news which are authentic. Like generally like मेरा खुद का भी पर्सनल एक्सपीरियंस है. Like अगर मेरे को भी कोई न्यूज कभी वेरीफाई करना होता है तो मैं भी 2-3 AI प्लेटफॉर्म पे जाके क्रॉस चेक करता हूँ कि क्योंकि अगेन आई सेड इन दिस डिस्कशन कि मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड होती है एंड वी हैव टू वेरीफाई कि वो सही भी है नहीं भी है. तो वी हैव यूज्ड द प्लेटफॉर्म. नाउ द पॉइंट इज कि मैं ये कर क्यों रहा हूँ, टू नो कि न्यूज ट्रस्टेबल है नहीं है. नाउ बिकॉज आई एम लुकिंग इनटू दिस एंड अगेन फाइंडिंग आउट कि फॉर एग्जांपल इंडियन एक्सप्रेस से बार ये आर्टिकल्स आ रहे हैं और ये इन्फॉर्मेशन आ रही है जो एकदम करेक्ट निकल रही है. सो आई हैव लाइक ब्रांड लॉयल्टी बिल्ड हो रही है, तो मैं वहीं जाके पढ़ लेता हूँ बिकॉज दे आर लाइक गिविंग द राइट न्यूज ऑलवेज एवरी टाइम. बट अगेन तो वो एक डिस्टिंक्शन बिल्ड होएगा, लेकिन देन इट विल प्ले आउट एंड सी हाउ इट विल प्ले आउट. दैट इज समथिंग वी नीड टू सी. बट या कॉपीराइट इज समथिंग नीड टू बी प्रोटेक्टेड, क्योंकि अगर ये नहीं किया तो वही जैसा आपने बोला कि फिर एडवर्टाइजिंग वैल्यू वो हो जाएगी. आप इतना स्पेंड करोगे एक न्यूज को, रिसर्च भी करना है, एनालिस्ट भी आपको रखना है और न्यूज वो कंटेंट क्रिएट करने में भी आपका एक इन्वेस्टमेंट है. एंड अगर उसको कोई भी यूज कर ले रहा है इधर एआई और सम कंटेंट क्रिएटर ऑन द प्लेटफॉर्म, आपके लिए बहुत बड़ा लॉस है वो, क्योंकि आपके पास वो रेवेन्यू नहीं आ रहा है. और आई थिंक गवर्नमेंट को भी ये बात समझने की जरूरत है कि आपको लेजिटिमेट प्रोड्यूसर्स को प्रोटेक्ट करना है. So I think the good thing is that the government recognizes and is saying indirectly that the scraping of content and its use for training models is an infringement of the Copyright Act. So I think that is very positive. So अगर यही जैसा आपने बोला था, ये तो आपने AI को लेके बोल दिया, लाइक बट फॉर एग्जाम्पल कोई कंटेंट क्रिएटर आपके कंटेंट को यूज करता है, वही जो आपने बताया, तो इसका क्या सॉल्यूशन आप सोचते हैं? इसका भी कोई सॉल्यूशन है? लाइक समवन कैन साइट द न्यूज, देयर इज नो कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट देयर टेक्निकली. इसमें एक्चुअली कॉपीराइट एक्ट में इसके लिए न्यूज के लिए परमिशन दी गई है एक तरीके से थोड़ी बहुत, लेकिन ओपिनियन के लिए, एडिट्स के लिए नहीं है. तो वो एक्चुअली जब हम न्यूज बोलते हैं तो हमारा क्या होता है कि हम हर चीज को जो अखबार में छपती है उसको न्यूज मान लेते हैं, या जो हमारे को सोशल मीडिया में आती है वो न्यूज मान लेते हैं. पर अगर आप न्यूज़पेपर में या किसी इंडस्ट्री के आदमी से बात करेंगे तो यानी ओपिनियन अलग होती है, फीचर अलग होता है, ग्राफिक अलग होता है, न्यूज़ अलग होती है, और तो उसके बहुत सारे न्यूआंसेस हैं. तो ओपिनियन मेरा पर्सनल व्यू है, रिसर्च मेरा डीप डाइव प्रोजेक्ट है, न्यूज़ कमोडिटी है एक तरीके से. लेकिन न्यूज़ मैंने लिखी और उसको आप वर्बैटिम यूज कर रहे हो तो प्रॉब्लम है. लेकिन अब एक ही इवेंट हो रहा है, उसमें 4 आदमी जाके न्यूज़ लिख रहे हैं, उस पर कॉपीराइट नहीं हो सकता, किसी का नहीं होता. तो आई थिंक वो थोड़ी सी डिस्टिंक्शन है. बट टू आंसर योर पॉइंट, छोटे स्केल पे अनऑर्गेनाइज सेक्टर थोड़ी बहुत इन्फ्रिंजमेंट करता है, उसको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है, बिकॉज कॉस्ट ऑफ पुलिसिंग
इज हायर देन द कॉस्ट ऑफ लीकेज। लेकिन लार्ज स्केल पे ऑर्गेनाइज सेक्टर अगर वही काम करता है तो उसकी रामिफिकेशंस अलग होती हैं, और स्पेशली अगर वो ऑर्गेनाइज सेक्टर आपसे बहुत बड़ा है तो उस केस में इट्स अनलेवल प्लेइंग फील्ड। और जहां तक छोटे प्लेयर्स के करने की बात है, वहां पे भी हम कोशिश करते हैं। आपकी कंपनी खुद इसमें काफी काम करती है, आपके साथ भी हम कई घड़ी आपको प्रॉब्लम बताते रहते हैं कि उनका आप सोल्यूशन ढूंढिए कि इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। जैसे हमारा ई पेपर है, बहुत सारे लोग उसको डाउनलोड करके अलग अलग ग्रुप्स में सर्कुलेट करते रहते हैं। तो मैं उन लोगों से ये बोलूंगा कि प्लेन एंड सिंपल वर्ड्स में ये चोरी है। आप जो पढ़ रहे हो चोरी का सामान, चोर बाजार से चोरी का सामान खरीदने के बराबर है। तो अगर आपको लगता है कि आपके एथिक्स में आप चोरी का सामान नहीं खरीदोगे और आप किसी शेयर्ड ग्रुप में जाके एक ई पेपर पढ़ रहे हैं जो कि पेवॉल के पीछे है, तो उसमें और किसी चोर से सामान खरीदने में कोई अंतर नहीं है। तो अगर आपको वो पेपर अच्छा लगता है, चाहे वो किसी का हो, मेरा हो, हमारा हो, किसी और का हो, तो आप उसके लिए पैसे दीजिए। बहुत महंगा नहीं होता, 3, 4, 5 रुपए, 7 रुपए की इन्वेस्टमेंट होती है डेली की, और आपके उन पैसों से ही ये इकोसिस्टम सस्टेन होगा। अगर आप एक तरफ आप शिकायत करते हैं कि न्यूज क्रेडिबल नहीं है, न्यूज़पेपर क्रेडिबल नहीं है, कैसे होंगे? अगर एडवर्टाइजिंग सपोर्टेड होंगे तो नहीं होंगे, राइट? तो अगर डेमोक्रेसी गरीब आदमियों को सब्सिडी बांट के चलेगी तो नहीं सक्सेसफुल होएगी, क्योंकि आप फिर रेवड़ियां बांट बांट के वोट लेंगे, काम करके नहीं लेंगे। जो लोग आएंगे उनको पता है काम करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रेवड़ियां बांटनी है। इसी तरह अगर आप अखबारों के लिए, न्यूज वेबसाइट्स के लिए पैसे नहीं देंगे तो जो नॉन क्रेडिबल साइट्स हैं दे विल मशरूम, एंड यू विल देन ब्लेम ऑर्गेनाइज्ड मीडिया फॉर नॉट डूइंग इट्स जॉब। इट्स अ सर्कल। आपके माध्यम से मैं यही मैसेज लोगों को देना चाहूंगा कि बहुत ज्यादा खर्चा नहीं होता। आप कॉफी खरीद लेते हैं जाके किसी अच्छे स्टारबक्स जैसे ब्रांड में जाके 200-300 रुपए की एक, और यहाँ पे तो हम 2-3 महीने का सब्सक्रिप्शन दे देते हैं 200-300 रुपए में, तो बहुत महंगा नहीं है, और आपको बैलेंस्ड, क्रेडिबल, वेरीफाइड रिपोर्टिंग मिलेगी। तो आपको ये नहीं करना कि 3 जगह जाके एक चीज को वेरीफाई करना है, आपको एक ही जगह से वेरीफाइड मिल रही है, आपको क्रॉस चेक करने की जरूरत नहीं है। ये हमारा वादा है। नहीं, अंडरस्टूड। नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड, इट्स काइंड ऑफ अ लूप, इट्स लाइक अ सर्कल कि आप लोग इन्वेस्ट करोगे तो हम और क्रेडिबल न्यूज़ दे पाएँगे एंड हम ऑनेस्टी से बिहेव करेंगे। आप नहीं पे करोगे तो हमें फिर और वेज़ ढूँढने पड़ेंगे। तो और इट्स लाइक वैसे टू ढूंढने वे। पड़ेंगे, वो वायबिलिटी खत्म हो जाएगी ना, यस। वो वायबिलिटी खत्म हो जाएगी, मेरी कवरेज कम हो जाएगी। I will not compromise with my ethics, but I will यस, then have fewer people on the ground, which means then somebody else is covering it और आपको नहीं पता वो सच है कि नहीं। तो अगर अंडरस्टूड। क्रेडिबल मीडिया के पास रिपोर्टर्स होंगे, ऑन ग्राउंड होंगे, और वो ज्यादा फील्ड में जाएंगे और ज्यादा चीजें कवर करेंगे, तो ज्यादा चीजें आपको वेरीफाइड मिलेंगी, और कम लोग होंगे तो कम चीजें वेरीफाइड मिलेंगी। उतना अंतर पड़ेगा, पर हम प्रोसेस से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। एंड इसमें संजय जी ओवरऑल इस सिनेरियो में डीएनपीए कैसे इसको आगे इवॉल्व करना चाह रहा है एज ए हब ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ न्यूज़ मीडिया, लाइक हाउ यू आर सीइंग इट? इसका क्या विजन है? डीएनपीए इन सब प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर रहा है जो भी हमने डिस्कस किए हैं? देखिए, डीएनपीए का विजन तो डीएनपीए के चेयरमैन ज्यादा अच्छा बता सकते हैं, उनका काम है ओके, बताना। पर ओके, बेसिकली इन अ नटशेल, डीएनपीए इज लुकिंग एट द कॉमन प्रॉब्लम्स वी ऑल फेस, राइट? ओके, जैसे हमने बोला कि स्क्रैपिंग की प्रॉब्लम की, कि हम सबका कंटेंट स्क्रैप हो रहा है, हमारे हिसाब से कॉपीराइटेड कंटेंट है, उसके लिए कॉम्पनसेशन होना चाहिए। हमें लगता है कि एडवर्टाइजिंग के ऊपर, कंटेंट की चोरी के ऊपर थोड़ी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस होनी चाहिए, पॉलिसिंग होनी चाहिए। सोशल मीडिया पे थोड़ा कंट्रोल होना चाहिए, इन द सेंस के रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आनी चाहिए। कोई भी कुछ भी छाप के जा रहा है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसी से मिस इन्फॉर्मेशन फैल रही है। और एआई के साथ पहले तो कहते थे सीइंग इज बिलीविंग, तो हम कहते थे यार कि चलो ठीक है, लिखा है तो छोड़ दो, पर क्या देखा है, यहाँ पे आग लगी है, तो किसी ने लिख दिया तो झूठ हो सकता है, लेकिन अगर वीडियो है या फोटो है तो शायद सच है। अब तो सीइंग इज बिलीविंग इज आल्सो नो लॉन्गर ट्रू, सो द ट्रूथ इज गोइंग टू बी इवन मोर इल्यूसिव, राइट? Maybe next year, instead of me, it will be my bot and an image talking to you, and you will not even realize कि वो बात कर रहा है। So therefore, seeing is believing is going to become very difficult, and I think that's an opportunity.
and that's also a strength. physically seeing is believing. that will be that will be वो भी अभी अवतार वगैरह पता नहीं क्या अब क्या होने वाला टेक्नोलॉजी में, दस क्लोनिंग तो हो रही है। 10 साल तक तो रहेगा, लगभग लग रहा है 5-10 साल तक फिजिकल वाला तो रहेगा ही। उसके बाद वी डोंट नो कि रोबोट्स भी इतने परफेक्ट कर लिए कि राइट राइट। so I think we are in a very interesting times, and I think those interesting times have been there for the last 35 years of my career. So every year something new comes and we try to figure out आगे क्या होगा, and then something new comes up. तो देखते हैं अभी आगे क्या होता है। संजय जी, आपने जो बोला अभी, मैं पता नहीं, हम मतलब आपने तो जब एक्सपीरियंस स्टार्ट किया तब हम पैदा ही हो रहे थे, तो मुझे ये समझना था कि हमें कभी कभी लगता है कि जो जो हमने देखा है टेक्नोलॉजी का इवॉल्वमेंट, हमारे मतलब मेरे जनरेशन में काफी जल्दी जल्दी चेंजेस हुए हैं। लाइक फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग कि हम पहले फिजिकल में थे, फिर मोबाइल फोन्स आ गए, डिजिटाइजेशन हो गया, इंटरनेट स्पीड बढ़ गई, 10 साल में न्यूज मीडिया ट्रांजिट हो गई, काफी सारी चीजें हमारे सामने इन्वॉल्व हुई। कहाँ हम एज में, जीपीआरएस में, मोबाइल मॉडेम में 12 kbps 40 kbps की स्पीड में, वो 10 साल में 3G 4G 5G तक पहुंच गई है अभी 2016-18 में। फ्री एक्सेस हो गया इंटरनेट का, तो हमारे, और अब एआई भी आ गया है, ठीक है। तो हमारे सामने काफी सारा रैपिड एक्सपेंशन हमें फील हुआ। बट क्या आपको भी लगता है यही जनरेशन में, मतलब इस जनरेशन रेंज में ही वो एक्सपेंशन आया है, लाइक 90s टू 2025, या उससे पहले भी इसी तरह के इवॉल्वमेंट आपने देखी थी? आपका क्या एक्सपीरियंस है, मतलब इज इट दिस पीरियड ओनली, और जो या हो सकता है मैं ऐसा बायस्ड ओपिनियन से देख रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा है, ठीक है, पर आपने पहले भी देखा होगा, तो व्हाट इज योर टेक? I think the pace of change has been really fast, और उसके कई कारण हैं। 90s तक we were a very closed economy. I think mid 80s में राजीव गांधी आए, उन्होंने कंप्यूटराइजेशन और वो सब लाना शुरू किया। आई थिंक उसके बाद थोड़े चेंज और थोड़ी लिबरलाइजेशन हुई, जो हम बात करते हैं मनमोहन सिंह एरा की। तो जो लिबरलाइजेशन होनी शुरू हुई, प्राइवेटाइजेशन शुरू हुई, उसके बाद जो चेंज था वो काफ़ी एक्सेलरेट होना शुरू किया। अगर मैं उससे पहले की बात बताऊं तो एक टेलीफोन लाइन लेने के लिए 15-15 साल लोगों को इंतजार करना पड़ता था। एक गैस के कनेक्शन के लिए 10-10, 15-15 साल, गैस सिलेंडर के कनेक्शन के लिए 10-10, 15-15 साल इंतजार करना पड़ता था। ये तो पब्लिक सेक्टर कंट्रोल में था, तो ये हाल था। बजाज का स्कूटर, बच्चा पैदा होता था तो माँ बाप उसके नाम पे स्कूटर बुक करा देते कि बड़ा होगा तो तब तक स्कूटर आ जाएगा, बिकॉज प्रोडक्शन पे कंट्रोल था कि एक फैक्ट्री कितने स्कूटर प्रोडक्शन करेगी, वो लाइसेंस राज था। तो सरकार डिसाइड करती थी कि बजाज ऑटो कितने स्कूटर प्रोड्यूस करेगा। उसका पॉपुलेशन ग्रोथ से, डिमांड से कोई लेना देना ही नहीं था। तो जब लिबरलाइजेशन हुई तो ये सब चीजें, ये जो बंदिशें थी, ये जो बेड़ियां थी, ये तोड़ी गई, और प्राइवेट सेक्टर के आने से थिंग्स स्टार्टेड टू मूव अप रियली फास्ट। So one was the policy paradigm change that happened, and then the second was the advent of technology. So I think इसके दो टीन है। एक तो टेक्नोलॉजी एवोल्यूशन, क्योंकि जैसे जैसे कनेक्टिविटी इंप्रूव होती रही, आपकी लॉजिस्टिक्स इंप्रूव होती रही, आपकी मैकेनाइजेशन मैच्योर होती गई, तो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नीचे आता गया, एक्सेस कॉस्ट कम होती गई, और धीरे धीरे करके ये सब चीजें बहुत एक्सेलरेट हो रही है। तब तो रेट ऑफ चेंज बहुत फास्ट है। लेकिन इस रेट ऑफ चेंज में ना एक और चीज भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, स्पेशली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया। नई चीज आने से पुरानी एकदम मर नहीं जाती। आज भी आपको भारत की सड़कों पे बैलगाड़ी दिखेगी, उन्हीं सड़कों पे आपको शायद मर्सिडीज भी दिखेगी, राइट। 99, 2000, 2001, early days of internet, everybody said newspaper will die in the next 5 years, right? जहां तक के आखिरी आंकड़े मुझे पता है, न्यूज़पेपर रेवेन्यू आज भी बढ़ रहा है, कम बढ़ रहा है, सिंगल डिजिट में बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ रहा है। तो आज कितने 25 साल हो गए, ठीक है। अगर आप छोटे शहरों में जाओगे तो न्यूज़पेपर आज भी एक एस्पिरेशनल प्रोडक्ट है, राइट। ओके। तो और क्योंकि हमारी डेमोग्राफी ऐसी है कि लोग, जनसंख्या बढ़ रही है, तो कंजम्पशन हर चीज की बढ़ रही है। ठीक है, ट्रेंड चेंज हो रहा है, मेरे बच्चे अखबार नहीं पढ़ते, राइट, पर वो न्यूज वेबसाइट पे जाके भी नहीं पढ़ते, वो ऑडियो वीडियो कंज्यूम करते हैं, राइट। सो द चैलेंज इज ऑन द न्यूज मीडिया ऑर्गेनाइजेशन टू से
am I producing and changing myself to meet the needs of the new generation or not? And that does not mean discontinuing the old. That means adopting the new as well. So the newspaper continues, the digital website continues, and we pivot into video, audio video, podcast in a big way. तो तीनों चलेंगे. तो मेरे घर में मेरे पेरेंट्स हैं, वो आज भी अखबार पढ़ते हैं. मैं अभी भी पढ़ता हूँ, मेरी वाइफ ने काफी पढ़ना कम कर दिया है. बच्चे नहीं पढ़ते, वो ऑडियो विजुअल देखते हैं. पर तीनों मीडियम्स चलते हैं आज की डेट में. तो इंडिया की क्योंकि डेमोग्राफिक्स में दो चीजें हैं. एक आपकी यंग पॉपुलेशन और पॉपुलेशन ग्रोथ, विच इज अबाउट टोटल मार्केट अवेलेबिलिटी. तो उसमें बर्थ रेट और डेथ रेट दो चीजों का फैक्टर आता है. जब आपकी लॉन्जेविटी बढ़ती है लोगों की, तो जो आपके पुराने कस्टमर्स हैं वो ज्यादा दिन चल रहे हैं. तो अगर मेरे पेरेंट्स हैं and they are living 10 years longer, that means the newspaper subscription continues for 10 more years, right? If I outlive them for 5 years, then that means you have demand for additional 5 years, and it is at scale because हमारी population इतनी ज्यादा है कि हर एज ग्रुप में स्केल काफी बड़ा है, right? And we are one nation, and I think the good thing is that people don't realize Europe is fragmented into national boundaries and languages. India is united at tax system. There is no cross-border limitations, GST, VST. इन चीजों का जो इम्पैक्ट है, आपको तब समझ आता है. आप यूरोप जाके घूमो तो आपको समझ में आता है कि वो इन चीजों को भी सॉल्व कर रहे हैं. हमने सॉल्व कर लिया है काफी हद तक. हमारा पॉलिटिकल कमांड स्ट्रक्चर कॉमन है, डिफेंस कमांड स्ट्रक्चर कॉमन है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कॉमन है, आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स कॉमन है, टैक्स स्ट्रक्चर्स कॉमन है. तो ये जो इकोसिस्टम है और इस डेमोग्राफिक के साथ द राइट लीवरेजेस, इफ यू आर एबल टू अलाउ द एंटरप्रेन्योर स्पिरिट टू लेट लूज, व्हिच अगेन इज हैपनिंग इन अ बिग वे. आज आप देखो ना, people are saying 20 billion के IPOs in India is a new norm. Just imagine the scale, $20 billion के IPOs, it's a new norm. हम पहले बाहर ढूंढते थे कैपिटलिस्ट लेवल का, आज इंडिया में जनरेट हो रहा है, इंडियन सेवर्स कर रहे हैं. So I think we are living in very interesting times, and yes, rate of change has increased. There's a lot of opportunity, and every new opportunity creates new threats, right? आजकल के पहले ये होता था इंजीनियरिंग कर लो, कोई भी इंजीनियरिंग कर लो, आपको सॉफ्टवेयर की जॉब मिल जाएगी. Suddenly with AI, people are saying probably the demand will go down. We don't know. This is early trend, and I read contradictory reports. Some people say AI is just a tool. It will just help you get better. You still need coders to do the coding. But at the same time, I also see that every 3 months, the same AI platform gives you much better performance than before. So that is the rate of change we are talking about. And the asset which individuals have to build is the ability to change. So, and the ability to change fast. तो आज से 30 साल पहले बोलता था, the asset I look for in people when I'm hiring them is the ability to change. आज उस परिभाषा में एक ही चेंज हुआ है कि क्या ये आदमी जल्दी से बदल सकता है. तो आई थिंक वो मेजर चेंज हुआ है, और वो आपके सवाल का जवाब है. ये रेट ऑफ चेंज जो है वो डेफिनेटली बड़ा है, और चेंज हमेशा से होता रहा था, लेकिन द रेट ऑफ चेंज इज द न्यू थिंग. तो पहले होता था इंटरजनरेशन होता था, तो एक जनरेशन होती थी, उसके बाद दूसरी जनरेशन होती थी, वो अपने आप अडॉप्ट कर लेती थी. अभी तो एक ही जनरेशन के अंदर 10 बार ही हो रहा है. यस एग्जैक्टली. आप मेरा देखिए ना, मैं प्रिंट से शुरू हुआ, फिर मेरे को लगा कि यार ऑडियो वीडियो मल्टीमीडिया में जाना है, फिर डिजिटल आ गया. तो एक तीन चार चीजें, 4 फेजेस देख ली हमने मीडिया इंडस्ट्री के एक ही जनरेशन में. उससे पहले तो वो प्रिंटिंग प्रेस ही थी, वो कांस्टेंट थी, वो वैसे चल रही, वो आज भी चल रही है. लेकिन जो वहां पे काम करते हैं उनके लिए कोई चेंज नहीं हुआ, वो प्रोसेस वैसा का वैसा ही है. थोड़ी बहुत डिजिटलाइजेशन हो गई. पहले वो टाइप सेटिंग करते थे, कैरेक्टर्स को जोड़ के, उसके बाद प्रिंटिंग होती थी. आज वो डिजिटाइज हो गया है, तो फर्क पड़ा है, बट कोर स्टिल रिमेन्स द सेम. बट टुडे आई थिंक द रेट ऑफ चेंज इज द चैलेंज. योर लर्नेबिलिटी and adaptability at the same pace is going to decide whether you will be ahead of the game or you will be behind the game. Got it.
एंड जस्ट एक क्लोजिंग रिमार्क संजय जी, मतलब काफी एक्सपीरियंस शेयर किया आपने, काफी डिटेल्स हमने डिस्कस किए। आपका जैसे आपका यंग एंटरप्रेन्योर्स को क्या सजेशंस है ओवरऑल, लाइक एनीवे यू हैव गिवन अ लॉट ऑफ सजेशंस थ्रू आउट द इंटायर कन्वर्सेशन, बट लाइक ये की आपके दिमाग में कुछ स्पेसिफिक टू से, एंड ऑल्सो हमारी जैसी कंपनी के लिए, बाइट्स के जैसी कंपनी के लिए क्या सजेशंस है आपको? देखिए, सजेशन मेरा वही है, इफ यू बिलीव इन समथिंग, so first do your research, have your convictions in place. If you have the conviction, then persistence comes in, right? Sometimes, and you have to do a lot of experimentation. As I said, it's a changing environment, it's a very dynamic environment, so you will have to do a lot of experiments and keep talking to people, keep listening to people, keep trying to solve for it. But when you are picking up what to solve, always try to validate in your mind, will this have scale and will it have value? If it has value but not scale, you will have a problem. If it has scale but not value, and you don't have the means to achieve volume, then you have a problem. So try to find that sweet spot. And मैंने देखा है बिजनेसेस को वाइबल होने में 8 से 10 साल लगते हैं, वाइबल इन द सेंस ट्रूली प्रॉफिटेबल होने में। उससे पहले स्ट्रगल रहता है, और वो जो स्ट्रगल होता है वो सही प्रोडक्ट मार्केट फिट ढूंढने में का इटरेटिव प्रोसेस है, उसका कोई शॉर्टकट नहीं होता। और बड़े सारे लोग क्या होते हैं, वो बीच में छोड़ देते हैं। तो डोंट स्टिक टू व्हाट यू स्टार्टेड विद, कीप आइटरेटिंग, कीप इवैल्यूएटिंग योर ऑप्शंस, एवरीथिंग, क्वेश्चन योर ओन कन्विक्शंस, because the environment is not constant, right? And keep working on it, keep persisting on it, and you'll see success. Thank you, Sanjay ji. I think this is very wise word from you and advice to me also, and to a lot of people who are going to see this video. And it's a great journey that you explained, and I think definitely a lot of people going to learn जो भी आपके experiences रहे हैं, जो भी आपका point of view है. I think that's a very great thing to hear from you. And thank you, Sanjay ji, for your time. This is a great talk with you.